अध्याय 41 होम रन। शारीरिक परीक्षण केंद्र के अविकसित परीक्षण हॉल में झाओ बोशान ने आभासी स्क्रीन पर प्रदर्शित ए लेवल को देखा और मन ही मन खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। परीक्षण में स्तर प्राप्त करने के लिए एक अविकसित व्यक्ति को कम से कम 100 मदों में 10.0 से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे, जिनमें शक्ति, गति, तीव्रता, छलांग लगाने की क्षमता, मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों की ताकत और अंक कार्य शामिल हैं। ए स्तर की फिटनेस के साथ किसी को सैन्य स्कूल में प्रवेश मिलने की भी बहुत संभावना थी, बशर्ते कि प्रवेश परीक्षा के दौरान कोई बड़ी गलती न की गई हो। अपनी कल्पना में झाओ बोशान पहले ही एक सैन्य स्कूल से उत्कृष्ट अंकों के साथ स्नातक हो चुका था और एक अंतरतारकीय युद्धपोत का कप्तान बन चुका था, अंतरिक्ष में युद्धों का निर्देशन कर रहा था और अपनी सभी जीत के बाद सम्मान और पूजा प्राप्त कर रहा था। मैंने लाइव कॉम्बैट टेस्ट में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। अगर मैंने बेहतर प्रदर्शन किया होता तो शायद मुझे ए स्तर पर आंका जाता। शायद मैं फिर कोशिश करूं। झाओ बोशान वापस गया, लेकिन पाया कि जिस टेस्ट हॉल में उसने काम किया था वह पहले से ही भरा हुआ था। झाओ बोशान ने सोचा कि जांच की प्रक्रिया काफ़ी छोटी है, इसलिए उसने सोचा कि वह वहीं इंतज़ार कर ले। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी अंदर वाला व्यक्ति बाहर नहीं आया। इतना धीमा, अंदर वाला बेवकूफ़ होगा। अगर मैं किसी दूसरे हॉल में गया होता तो अब तक खत्म कर चुका होता। झाओ बोशान काफ़ी परेशान था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। झाओ बोशान ने इस पर कुछ सोचा और परीक्षण देखने के लिए ध्यान दिया। अचानक होलोग्राफिक छवि उसके सामने प्रक्षेपित हो गई। मुझे हैरानी है कि यह इंसान इतना समय लेने में कितना मूर्ख हो सकता है। झाओ बोशान ने होलोग्राफिक छवि में सुनहरे रंग की आकृति की ओर देखा। छवि में दिख रहा वह व्यक्ति अंतिम परीक्षा रोबोट चैनल देने वाला था। रोबोट चैनल पूरे परीक्षण का अंतिम चरण था। 300 फुट लंबे वन वे चैनल में हर 6 फुट पर एक बायोकेमिकल मिश्र धातु के खोल वाले लड़ाकू रोबोट को हराना था और अंत तक लड़ाकू रोबोटों का प्रदर्शन और भी बेहतर होता गया। एक अविकसित व्यक्ति के रूप में 180 फुट की रेखा को पार कर पाना पास माना जाता था, 210 फुट की रेखा को अच्छा, 240 फुट की रेखा को उत्कृष्ट, 270 फुट की रेखा को उन्नत तथा पूरी दूरी तक जाना उत्कृष्ट माना जाता था। झाओ बोशान ने स्वयं अच्छा स्कोर अर्जित किया था, लेकिन यदि वह अधिक प्रयास करें तो वह 240 फुट की रेखा को पार कर सकते हैं। यह अजीब है, उसे इतना समय कैसे लगा? झाओ बोशान को अजीब लगा, क्योंकि इससे पहले के सभी टेस्ट में इतना ही समय लगना चाहिए था। उसे यह नहीं पता था कि हान सेन असल में हर टेस्ट 2 बार देता था, पहली बार बिना जानवरों की आत्माओं के और दूसरी बार जानवरों की आत्माओं के साथ, ताकि अलग अलग परिस्थितियों में अपनी क्षमताओं को जान सके। इसीलिए हान सेन को इतना समय लगा। दरअसल हान सेन पहले ही 2 बार रोबोट चैनल से गुजर चुका था। इस बार उसने ब्लैक बीटल आर्मर और ब्लडी स्लेयर को एक साथ बुलाया था और अपनी सबसे अच्छी परिस्थितियों में रोबोट चैनल को आखिरी बार आजमाना चाहता था। जब झाओ बोशान ने स्पष्ट रूप से सुनहरी आकृति देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया कि खूनी हत्यारा और काले भरिंग जानवर आत्माएं कितनी महान दिखती थीं। अरे, यह आदमी रोबोट चैनल टेस्ट लेने के लिए जानवरों की आत्माओं का इस्तेमाल करना चाहता है। खैर, फिर भी वह पूरी तरह से नहीं जा सकता जबकि झाओ बोशान अभी भी सोच रहा था, राजसी सुनहरा आंकड़ा रोबोट चैनल की ओर बढ़ गया था। धमाका! इसके बाद जो हुआ उसने झाओ बोशान को अवाक कर दिया। उस सुनहरे आकार ने उसे रोकने की कोशिश कर रहे सभी लड़ाकू रोबोटों को नज़रअंदाज कर दिया और अपने मजबूत शरीर से जोर से आगे बढ़ गया। लड़ाकू रोबोट, जो उस आदमी से कहीं ज्यादा भारी था, तुरंत दूर जा गिरा। वह सुनहरी आकृति किसी बख्तरबंद गाड़ी की तरह थी, जो लड़ाकू रोबोटों पर बेरहमी से वार कर रही थी। यहाँ तक कि रोबोटों के जैव रासायनिक मिश्रधातु के खोल भी चकनाचूर हो गए थे। उस आकृति को कोई नहीं रोक सकता था। 30 फीट, 60 फीट, 90 फीट, 180 फीट, 210 फीट, 240 फीट। झाओ बोशान जानता था कि 240 फुट की रेखा के पीछे रखे लड़ाकू रोबोटों का प्रदर्शन औसत अविकसित लोगों की क्षमता से परे है, लेकिन वे सुनहरे आकार से ऐसे चकनाचूर हो गए मानो वे बेकार चीज़ों का ढेर हों। रोबोट चैनल, जिसे अधिकांश अविकसित लोगों द्वारा एक क्रूर परीक्षण के रूप में देखा गया था, वह स्वर्णिम आकृति के लिए एक आसान रास्ता बन गया। बेजोड़ ताकत, चैनल के सभी लड़ाकू रोबोट आखिरी रोबोट समेत कुछ ही सेकंड में दूर जा गिरे। झाओ बोशान ने अपना मुंह खोला और काफ़ी देर तक सदमे से उबर नहीं पाया। जब उसने वर्चुअल स्क्रीन पर देखा तो वह पहले से ही एसएसएस लेवल में बदल चुकी थी। हे भगवान, ये भयंकर आदमी कौन है? झाओ बोशान ने देखा कि परीक्षा हॉल का दरवाजा खुला था और हॉल में मौजूद व्यक्ति गायब था। झाओ बोशान ने तुरंत उसे बाहर खदेड़ दिया, लेकिन केंद्र में इतनी भीड़ थी कि उसे पता नहीं था कि वह व्यक्ति कौन था। वीडियो। झाओ बोशान दौड़कर हॉल में गया, रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चलाने के लिए पैसे दिए और उसकी एक कॉपी बना ली। वीडियो कई बार देखने के बाद उसे अफसोस हुआ कि उसने आखिरी टेस्ट से पहले गोल्डन फिगर का प्रदर्शन क्यों नहीं देखा।
झाओ बोशान को अचानक एक विचार आया। उन्होंने अपने अकाउंट में लॉग इन किया और इस कॉपी को आधिकारिक फोरम पर अपलोड कर दिया और इसका नाम रखा 7 फीट 88 इंचेस रोबोट चैनल पर विजय। शुरुआत में झाओ बोशान के वीडियो ने ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। आखिरकार रोबोट चैनल परीक्षण के बारे में ऑनलाइन बहुत सारे वीडियो मौजूद थे। 7.88 सेकंड को भी एक नौटंकी माना जाता था, क्योंकि जो लोग 10 सेकंड के भीतर परीक्षा पास कर लेते थे वे अविकसित लोगों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। तांग जेनलियू जैसे स्टार भी इस टेस्ट को सिर्फ 10 सेकंड से भी कम समय में पूरा कर लेते हैं और इससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते। अगर कोई इसे सचमुच 7.88 सेकंड में पूरा कर लेता है तो वह निश्चित रूप से एक स्टार बन जाएगा। इसलिए इसे किसी अनजान अकाउंट से अपलोड करना नामुमकिन होगा। शीर्षक देखने वाला लगभग हर व्यक्ति वीडियो को छोड़ना पसंद करेगा और जल्द ही यह वीडियो की भारी संख्या में कहीं खो जाएगा। केवल कुछ ही लोग जो ऊब गए थे वीडियो चलाएंगे। हालांकि जिन लोगों ने वीडियो देखा था वे सभी परीक्षा पास करने के लिए अपनाई गई क्रूर विधि से प्रभावित हुए और उन्होंने अपने दोस्तों को लिंक भेजना चुना। संयोग से स्टील आर्मर शेल्टर के किसी व्यक्ति ने भी वीडियो देखा और वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को स्टील आर्मर शेल्टर का डॉलर पहचान लिया। वीडियो देखने के तुरंत बाद उसने स्टील आर्मर शेल्टर वाले सेक्शन में एसएसएस लेवल डॉलर ने 7 फीट 88 इंचेस में रोबोट चैनल पर विजय प्राप्त की शीर्षक से एक नया थ्रेड पोस्ट किया। वह डॉलर जिसने स्वर्ग के पुत्र से पशु आत्मा छीन ली। क्या ये शीर्षक वास्तविक है? क्या डॉलर की असली पहचान उजागर हो गई है? स्टील आर्मर शेल्टर में डॉलर का नाम इतना प्रसिद्ध था कि इस पोस्ट ने शीघ्र ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया तथा कई लोगों ने वीडियो को संदेह की दृष्टि से देखा, जो देखने के बाद प्रशंसा में बदल गया। डॉलर मेरा आदर्श है। असली पुरुषों को इसी तरह परीक्षा पास करनी चाहिए। हाँ, लड़ाकू रोबोट सभी कुचल दिए गए। उसकी पशु आत्मा स्वर्ग के पुत्र से चुरा ली गई थी और वह पशु आत्माओं के बिना कुछ भी नहीं है। डॉलर अजेय है। मूर्ति। स्टील आर्मर शेल्टर में यह वीडियो इतना अधिक देखा गया कि प्रशासक ने शीघ्र ही इस पर ध्यान दिया और इसे प्रथम पृष्ठ पर डाल दिया। इस बिंदु पर यह वीडियो पूरे गठबंधन में वायरल हो गया और लगभग सभी अविकसित लोग अब डॉलर के बारे में जानते थे। यह नकली होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्या आपने नहीं देखा कि यह एक आधिकारिक वीडियो है? यह संभव नहीं है। शुरुआत में रोबोट इतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन यह इतना अविश्वसनीय था कि अंत में उसने अपने करीबी रोबोटों को भी मार गिराया। ये बिल्कुल भी नकली नहीं लग रहा है। ये निश्चित रूप से संशोधित है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं बकवास खा लूंगा। यह आदमी कौन है? चुने हुए लोगों में से एक। ये स्टील आर्मर शेल्टर से डॉलर है। क्या डॉलर? मैंने उसके बारे में नहीं सुना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अज्ञानी हो। डॉलर ने पूरे स्टील आर्मर शेल्टर को सम्मान दिलाया। शेल्टर में रहने वाले कई लोग स्काईनेट पर डॉलर द्वारा स्वर्ग के पुत्र से राक्षसी आत्मा लूटने की कहानी सुना रहे थे। जेनलियू, आओ और इसे देखो। एक अच्छे दिखने वाले युवक ने प्रशिक्षण ले रहे तांग जेनलियू की ओर हाथ हिलाया। लिनफेंग, क्या बात है? तांग जेनलियू तौलिए से अपना चेहरा पोंछते हुए उस युवक के पास गया। युवक जो वीडियो देख रहा था उस पर नजर डालते हुए उसने कहा, 7.88 सेकंड, रोबोट चैनल ने कमाल कर दिया। ये तो बकवास है। मुझे 10 सेकंड लगे। कोई इसे 7.88 सेकंड में कैसे पूरा कर सकता है? तांग जेनलियू ने लापरवाही से अपने बालों से खेला। बस इसे देखो। लिनफेंग ने वीडियो चलाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह आदमी कौन है? ये कहाँ से है? पता नहीं, लेकिन मेरे विश्लेषण के अनुसार उसने पवित्र जीनो पॉइंट्स को छोड़कर सभी जीनो पॉइंट्स पर अपनी पूरी क्षमता लगा दी होगी। उसने उन्नत हाइपर जीनो कलाओं का भी अभ्यास किया है। उसके कवच और आकार बदलने वाली पशु आत्माएं सभी पवित्र रक्त की थीं। लिनफेंग ने होलोग्राफिक वीडियो रोक दिया और विश्लेषण जारी रखा। उसकी आकार बदलने वाली पशु आत्मा तेज है और बहुत हो गया विश्लेषण। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वह कौन है। आखिरकार सभी शीर्ष लोग द्वितीय देव के अभयारण्य में चले गए हैं और अब मेरे पास चुने हुए लोगों में दूसरा स्थान पाने का मौका है। और अब यह आदमी है। तांग जेनलियू ने दांत पीसते हुए कहा, पता लगाओ कि वह कौन है। इससे पहले कि वह मेरे मौके बर्बाद करे, मैं उसे मरवा दूंगा। लिनफेंग ने आंखें घुमाईं। पहली बात तो ये कि यह वीडियो आधिकारिक शारीरिक परीक्षण केंद्र का है, इसलिए उसकी पहचान का पता लगाना मुश्किल है। दूसरी बात, इस फिटनेस स्तर वाला व्यक्ति किसी बड़े परिवार से होगा या सेना से जुड़ा होगा। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे किसी व्यक्ति को मरवाने की हिम्मत करोगे? मैं तो बस अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। मुझे गंभीरता से मत लो। तांग जेनलियू शर्मिंदा हो गया। वह कौन हो सकता है? लिनफेंग ने वीडियो में सुनहरे आकार को घूरते हुए भौहें चढ़ाईं। लिनफेंग के सवाल से सहमत कई लोग थे और डॉलर की पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते थे। सीमित जानकारी के कारण किसी को भी कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने वीडियो के पोस्टर झाओ बोशान से भी पूछने की कोशिश की। हालांकि झाओ बोशान को पता नहीं था कि वह आदमी कौन था।
इसलिए सभी को बस इतना पता था कि डॉलर ने रोका ग्रह पर यह परीक्षा दी थी। लेकिन अंतर्ग्रहीय यात्रा इतनी सुविधाजनक थी कि कई लोग तो अपने ग्रह से अलग किसी दूसरे ग्रह पर काम कर रहे थे। इसलिए किसी को पता नहीं चलता था कि डॉलर वहां से गुजर रहा है या वहां रहता है। इसके अलावा रोका पर 1 अरब से ज्यादा लोग रहते थे, इसलिए किसी एक व्यक्ति का पता लगाना वैसे भी नामुमकिन था। जब हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि डॉलर कौन है, हान सेन अपने घर के पास एक अपशिष्ट कारखाने में अकेले तीरंदाजी का अभ्यास कर रहा था। भगवान के अभयारण्य में प्रवेश करने से बच रहा था, कहीं ऐसा न हो कि किनशुवान उसे बुलसाई पर भेज दे। अगर मैंने 20 सोल्स का इस्तेमाल नहीं किया होता तो म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स की कमी के कारण मेरी ताकत केवल 9.1 की रेटिंग पर होती। अगर मैं म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स का अधिकतम इस्तेमाल कर पाता तो मेरी रेटिंग 12 तक पहुंच जाती। हान सेन ने आराम करते हुए चुपके से हिसाब लगाया। जैसे जैसे वह मजबूत होता गया, शारीरिक फिटनेस के स्तर में सुधार करना और भी मुश्किल होता गया। हान सेन ने डेटा की जांच की थी। जिन लोगों ने सभी 4 प्रकार के जीनो पॉइंट्स अधिकतम प्राप्त कर लिए थे, उनकी रेटिंग 15 हो सकती थी। अगर वे हाइपर जीनो आर्ट्स का भी अभ्यास कर रहे थे तो उनकी संख्या 17 या 18 तक पहुंच सकती थी, जो कि अविकसित लोगों के लिए सीमा थी। गति जैसे व्यक्तिगत संकेतकों के लिए भी यही सीमा थी। एक औसत व्यक्ति को 15 की रेटिंग वाला जीनियस माना जाता था। हाइपर जीनो आर्ट्स के अभ्यास से कुछ संकेतकों को 17 या 18 तक और बेहतर बनाया जा सकता था। चारों प्रकार के जीनो पॉइंट्स को अधिकतम करना बेहद मुश्किल था और शायद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आश्रय में कई वर्षों तक ऐसा कर पाता। उस समय किनशुवान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास चारों प्रकार के जीनो पॉइंट्स को अधिकतम करने का कोई मौका था। हान सेन सोच ही रहा था कि अचानक उसका कॉमलिंग बज उठा। उसने देखा तो नंबर अजीब था। हान सेन ने झिझकते हुए कॉल उठाया। शिनहुआन की होलोग्राफिक छवि सामने आ गई। उसने हान सेन को बेरुखी से देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें 1 घंटे में अपने सामने नहीं देखूंगी तो तुम दुआ करना कि मैं तुम्हें फिर कभी न देखूं। किन जुबान ने तुरंत फोन रख दिया और उसकी होलोग्राफिक छवि भी गायब हो गई। उसे मेरा नंबर कैसे पता चला? मैंने उसे बताया ही नहीं। हान सेन बेबस होकर उठा और टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ चल दिया। किनशुवान स्टेशन मास्टर थी, इसलिए उसके पास उसे टालने का कोई रास्ता नहीं था। मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं और मुझे किसी चीज का डर नहीं है। हान सेन टेलीपोर्ट स्टेशन पर आया और खुद को खुश किया। इधर आओ, क्विन हुआन ने उसे आते देखकर थूका। स्टेशन मास्टर, मैं कुछ पारिवारिक काम में व्यस्त था। और हान सेन ने मुस्कुराने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की जब उसने किन जुबान का गंभीर चेहरा देखा। कचरे के कारखाने में हर दिन तीरंदाजी खेलने में व्यस्त हो। शिन हुआन ने पलक तक नहीं झपकाए। स्टेशन मास्टर, पीछा करना अच्छा विचार नहीं है। मैं समझता हूं आप क्या चाहते हैं, लेकिन हमारी उम्र में 3 साल से ज्यादा का अंतर है। अगर मैं राजी भी हो जाऊं तो मेरी माँ। हान सेन ने मजाक किया। किनशुवान, जो आगे चल रही थी, गुस्से में थी लेकिन पीछे मुड़ी नहीं। कॉम्बैट रूम में घुसकर उसने हान सेन के सामने एक कॉम्बैट सूट और कुछ सुरक्षात्मक उपकरण फेंके और तेजी से कहा, इसे पहन लो। हान सेन को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। किनशुवान ने उसे पहले कभी सुरक्षा उपकरण नहीं दिए थे और यह निश्चित रूप से एक खतरे की घंटी थी। हान सेन भागना चाहता था, लेकिन किनशुवान ने पहले ही उसके विचार का अनुमान लगा लिया था और उसके हिलने से पहले ही युद्ध कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया था। स्टेशन मास्टर, ऐसा मत करो। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उम्र कोई मुद्दा है। मैं तुम्हें अभी घर पहुंचा दूंगा। पास मत आना। हान सेन पीछे हटता रहा, जबकि किनशुवान दांत पीसते हुए उसके पास आए। लानत है तुझ पर। किनशुवान ने अपनी मुट्ठी उठाई और हान सेन पर मुक्का मारा। इस बार वो सचमुच गुस्से में थी। उसने आखिरकार यांग मानली को हान सेन को बुलसाई में शामिल होने के लिए मना ही लिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हान सेन पूरी तरह गायब हो गया था। हान सेन को सामान्य से कहीं अधिक दबाव महसूस हुआ और उसके 2 मुक्कों को रोकने के बाद उसकी बाहें सुन्न हो गईं। जब किनहुआन उसे बुरी तरह पीटने के लिए तैयार था तो यांग मानली की होलोग्राफिक छवि युद्ध कक्ष में कॉमलिंग से उभर आए। यांग मानली ने कहा, स्टेशन मास्टर, स्टारी ग्रुप ने पवित्र रक्त वाले प्राणी को मारने के बारे में चर्चा करने के लिए किसी को भेजा है। ठीक है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ और मैं अभी आता हूं। किनशुवान रुक गई और हान सेन को घूरने लगी। स्टेशन मास्टर, हम स्टारी ग्रुप के साथ सहयोग कर रहे हैं। हान सेन ने पूछा। तुम्हें पता नहीं था? सन ऑफ हेवन स्टारी ग्रुप के सीईओ का बेटा है, किनशुवान ने जवाब दिया। जरा सोचो, क्या मैं तुम्हें बुलसाई में शामिल होने के लिए कहकर तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कैसे जा सकता हूं? मैं तुरंत बुलसाई में शामिल हो जाऊंगा और तुम्हें अब मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, हान सेन ने कड़वाहट से कहा। ये देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें होश आ गया है। तुम्हारा परिवार अमीर नहीं है। अगर तुम सैन्य स्कूल नहीं गए तो क्या करोगे? किनशुवान ने युद्ध कक्ष से निकलने से पहले कहा।
वह हान सेन के साथ यांग मानली को रिपोर्ट करने के लिए एक गार्ड का इंतजाम करना नहीं भूली। हान सेन के अचानक मन बदलने का कारण यह था कि उसे पता चला कि सन ऑफ हेवन स्टारी ग्रुप के सीईओ का बेटा है। चूंकि किन शुवान सन ऑफ हेवन के साथ सहयोग कर रहा था, इसलिए हो सकता है कि वह किन शुवान के स्टील आर्मर गैंग के सदस्य के रूप में स्टारी ग्रुप द्वारा उनके पारिवारिक व्यवसाय के अधिग्रहण के तथ्य पता लगा सके। गार्ड हान सेन को एक दफ्तर के सामने ले गया। हान सेन ने दरवाज़ा खटखटाया तो पाया कि वह महिला जो उस समय होलोग्राफिक तस्वीर में थी, मेज़ के पीछे बैठी उसे गंभीरता से देख रही थी। स्टेशन मास्टर ने मुझे आपके पास रिपोर्ट करने के लिए कहा है, हान सेन ने विनम्रता से कहा। इसे भर दो। यांग मानली ने कोई भाव नहीं दिखाया और हान सेन को एक शीट दे दी। हान सेन ने उसे लिया और देखा कि यह तो बस एक बुनियादी जानकारी वाला फॉर्म था। उसने उसे भरकर वापस दे दिया। तुम वापस जा सकते हो। कल सुबह 6 बजे बुल्साई के प्रशिक्षण शिविर में आ जाना। याद रखना, मुझे समय के पाबंद लोग पसंद नहीं, और ये तुम्हारा आखिरी मौका है। यांग मानली की हान सेन के बारे में धारणा बहुत खराब थी, खासकर बुल्साई से उसकी अनुपस्थिति के बाद। हान सेन समझ गया कि यांग मानली उसे पसंद नहीं करती। जब वह जाने को तैयार हुआ तो यांग मानली ने एक कॉमलिंक कॉल का जवाब दिया और किन शुवान की होलोग्राफिक इमेज सामने आ गई। मानली, अभी मेरे ऑफिस में आओ। किन जुवान ने हान सेन को वहां देखा और कहा, उसे अपने साथ ले आओ। हान सेन यांग मानली के पीछे पीछे किन जुवान के कार्यालय में गया और उसने देखा कि किन जुवान स्काईनेट से एक वीडियो देख रही थी। मानली, आओ यह वीडियो देखो। किन हुआन ने उसे दोबारा चलाया। किनारे खड़े होकर हान सेन ने मन ही मन सोचा, यह मेरा शारीरिक परीक्षण लेते हुए वीडियो है। किसी ने इसे रिकॉर्ड करने के लिए पैसे दिए हैं। लोगों को पता चल गया होगा कि मैं डॉलर हूँ। परीक्षा केंद्र में इतने सारे हॉल थे कि दूसरों को परीक्षा देते देखने के लिए पैसे लगते थे। उसने सोचा था कि कोई भी उसके जैसे तुच्छ व्यक्ति की परवाह नहीं करेगा और उसने ऐसा होने की उम्मीद भी नहीं की थी। अगर सन ऑफ हेवन को पता चल जाता कि डॉलर ही हान सेन है तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। स्टारी ग्रुप अलायंस में बहुत ताकतवर था और हान सेन उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। डॉलर, तुम्हें पता है वह कौन है? यांग मानली वीडियो में सुनहरी आकृति देखकर कुछ हैरान हुई। नहीं, वीडियो में सिर्फ रोबोट चैनल दिखाया गया था और वह पूरे समय 20 सोल कवच पहने हुए था। पता नहीं चल सका कि वह कौन है। किन शुवान के शब्दों ने हान सेन को अचानक नर्क से वापस स्वर्ग पहुंचा दिया। उसने चुपके से अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। मुझे ज्यादा सावधान रहना होगा। इस बार मैं भाग्यशाली रहा, अगली बार सचमुच कोई रिसाव हो सकता है। हान सेन ने मन ही मन खुद को चेतावनी दी। बहुत बढ़िया। यांग मानली ने इसे देखने के बाद केवल एक शब्द कहा। स्वर्ग के पुत्र ने मुझे इस वीडियो के बारे में बताया। इसे देखने के बाद हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि डॉलर का कवच एक पवित्र रक्त पशु आत्मा का है, और वह निश्चित रूप से किसी प्रतिष्ठित परिवार से होगा क्योंकि वह निश्चित रूप से एक उन्नत हाइपरजीनोकला का अभ्यास कर रहा है। एक और सुराग ये था कि उसने रोका ग्रह पर परीक्षा दी थी। हमें उसे ढूंढना होगा, वह हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो सकता है, किन शुवान ने कहा। यांग मानली ने सोचा और कहा, रोका में कोई प्रमुख परिवार नहीं है। हो सकता है कि वह बस गुजर रहा था और अब तक चला गया हो। मैं सहमत हूँ, चलो एक कोशिश करते हैं। वह इसके लायक है, किन जुवान ने कहा। हान सेन को डर था कि कहीं किन शुवान और यांग मानली को सच्चाई पता न चल जाए। हान सेन ने गला साफ किया और कहा, डॉलर तो बस अपनी पवित्र रक्त वाली पशु आत्माओं पर भरोसा कर रहा था। उसके पास कोई असली हुनर नहीं था। उसे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। यांग मानली ने हान सेन को कड़ी नज़र से देखा और कहा, तुम्हें क्या पता? जानवरों की आत्माएं पाने की क्षमता ही उसकी योग्यता का पर्याप्त प्रमाण है। इसके अलावा वे जानवरों की आत्माएं बुल्साई के लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। कैसी योग्यता? हान सेन ने सोचा, ये तो बस शुद्ध भाग्य है। मानली सही कह रही है। उसका कवच अद्भुत सुरक्षा प्रदान करता है और खूनी कातिलों ने उसकी शारीरिक शक्ति और गति को और भी मजबूत कर दिया है। उन्नत हाइपर जीनो कलाओं के अभ्यास के साथ वह अधिकांश पवित्र रक्त वाले जीवों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा और यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है, किन हुआन ने कहा। यांग मानली ने बड़ी आशा के साथ कहा, यदि वह हमारे गिरोह में शामिल हो जाए तो हमें पवित्र रक्त वाले प्राणियों का शिकार करने के लिए सन ऑफ हेवन और फिस्ट गाय के साथ सहयोग नहीं करना पड़ेगा। वाह, तुम तो बस यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे टैंक की तरह अपनी जान जोखिम में डालूं। कितना क्रूर। हान सेन ने अपने डर को छुपाने के लिए कप से पानी पीते हुए सोचा। सहमत, तो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करो, किन हुआन ने सिर हिलाया। लेकिन चूंकि वह एक प्रतिष्ठित परिवार से है, इसलिए यदि हम उसे ढूंढ भी लें तो भी वह हमारे साथ आने को तैयार नहीं होगा, यांग मानली ने आह भरी। किन हुआन ने पलकें झपकाईं और मजाक किया, मुझे पता है कि तुम्हें उसके जैसा मजबूत आदमी पसंद है। उसे रिझाने की कोशिश करो। आहम। हान सेन जो पानी पी रहा था उससे उसका गला घुट गया।
यांग मानली ने हान सेन को एक भयंकर नज़र से देखा और हान सेन ने जल्दी से उसके कप से एक और घूंट लिया। मुझे उसे बहकाने में कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बस इस बात का डर है कि वह पर्याप्त पुरुष नहीं है। आहम। इस बार हान सेन का गला इतना जोर से घुट गया कि वह लगभग रोने लगा। यांग मानली ने हान सेन को घृणा से देखा। सौभाग्य से डॉलर उसके जैसा बदमाश नहीं होगा। अरे, हान सेन चिल्लाया। यांग मानली ने कार्यालय का दरवाजा बंद कर दिया और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। स्टेशन मास्टर, आपकी मिनियॉन बहुत घमंडी है। मैं आपका आदमी हूं और उसे मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, हान सेन ने गुस्से से कहा। मुझे किसी दूसरी टीम में ट्रांसफ़र कर दो, मैं बुल्साई में नहीं रहना चाहता जहां वो लीडर है। हान सेन थोड़ा चिंतित था कि अगर वह लंबे समय तक उसके करीब रहा तो यांग मानली देख लेगी कि वह डॉलर है। केन शुवान ने हान सेन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम एक बदमाश थे लेकिन तुम बदल सकते हो। मानली के नक्शे कदम पर चलो। हालांकि तुम कभी डॉलर जैसे नहीं बन सकते, लेकिन तुम बदमाश होना बंद कर सकते हो। अभी भी उम्मीद है। हान सेन को बाहर भेजते हुए उसने उसे दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया। हान सेन टेलीपोर्ट स्टेशन से निकलकर घर वापस आया और स्काईनेट पर वीडियो देखा। उसे पता चला कि वीडियो को 100 मिलियन से ज़्यादा हिट्स मिले थे। हान सेन ने यह सुनिश्चित किया कि वीडियो में उसकी पहचान न हो और उसे राहत मिली। वीडियो के नीचे तारीफें देखकर वह खुद पर बहुत खुश हुआ, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अगली सुबह हान सेन ईश्वर के पवित्र स्थान में गया और देखा कि तांबे के दांतों वाला जानवर अपनी पूंछ के सिरे को छोड़कर पूरी तरह से बैंगनी हो गया था। उसे यह जानकर खुशी हुई कि 1-2 दिन में वह पवित्र रक्त प्राणी बनने वाला था। जानवर को बार बार देखते हुए हान सेन बुल्साई ट्रेनिंग कैंप के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात एक परिचित से हुई, सू शियाओकियाओ। हान सेन सू शियाओकियाओ को देखकर हैरान रह गया, जो शूटिंग रेंज में धनुष और तीर पहुंच रहा था। गधा सनकी, तुम मुझे कैसे जानते हो? सू शियाओकियाओ भी हैरान था। मैं तुम्हें कैसे नहीं जानता, तुम्हारी वजह से ही तो सब डॉलर को डॉल कह रहे थे। हान सेन मन ही मन जियाओकियाओ से नफरत करते हुए मुस्कुराया। उसी की बदौलत हान सेन को इतना अजीब उपनाम मिला था। सू शियाओकियाओ को बहुत गर्व हुआ, अगर मैं न होता तो डॉलर इतना लोकप्रिय नहीं होता जितना कि वह अब है। अच्छा काम किया। हान सेन ने उसे अंगूठा दिखाया और सोचा, तुम छोटे कमीने। भाई, आपने बुल्साई में प्रवेश करना क्यों चुना? सू शियाओकियाओ ने हान सेन से पूछा। क्योंकि आप जोखिम कम करने के लिए जीवों से दूर खड़े हो सकते हैं। सुरक्षा सर्वप्रथम है, हान सेन ने हंसते हुए कहा। महान दिमाग एक जैसे सोचते हैं। सू शियाओकियाओ को लगा जैसे आखिरकार उसे कोई मिल गया जो उसे समझता है। बुल्साई की एकमात्र अच्छी बात सुरक्षा है। अगर यह न होती तो मैं लाखों सालों में भी यहाँ नहीं आता। टीम लीडर मानली देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वह एक परपीड़क है। जानते हो हम उसे पीठ पीछे क्या कहते हैं? नाजी। सू शियाओकियाओ और हान सेन बातें करते करते अचानक से हर उठे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मानली उनके पास खड़ी थी। उसने शायद उनकी सारी बातें सुन ली थीं। हान सेन और सू शियाओकियाओ डर गए। सू शियाओकियाओ ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, मानली, मैं तो बस उस नए लड़के को चिढ़ा रही थी। सच में तुम इतनी आकर्षक हो कि 7.0 अभ्यास धनुष का प्रयोग करो। तुम में से प्रत्येक को 1000 तीर चलाने हैं। जब तक तुम समाप्त न कर लो तब तक मत जाना, यांग मानली ने ठंडे स्वर में कहा और मुड़ गई। हे भगवान, 7.0 अभ्यास धनुष, 1000 तीर। वह मुझे मार क्यों नहीं देती? सू शियाओकियाओ की मुस्कान गायब हो गई। वह वैसे भी यहाँ नहीं होगी। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि हम कितने तीर चलाते हैं, हान सेन ने कहा। भाई, तुम बहुत भोले हो। बेशक नाजी ने ये सोचा होगा। तीर गिनने का काम भी कुछ लोगों का होता है। तुम रेखा के पार खड़े होकर तीर नहीं चला सकते, न ही निशाना चूक सकते हो, सू शियाओकियाओ ने हताश होकर कहा। तो फिर हम अपना समय लेंगे। उसने यह नहीं बताया कि हमें कब खत्म करना है। हान सेन ने सू शियाओकियाओ के कंधे पर थपथपाया। 9.1 की शक्ति रेटिंग के साथ 7.0 के अभ्यास धनुष से 1000 तीर चलाना एक मुश्किल काम हो सकता था, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं था। हालांकि सू शियाओकियाओ के लिए, जिसकी शक्ति रेटिंग केवल 7 थी, स्थिति अलग थी। अगर वह लगातार तीर चलाता तो 100 तीर उसे मार सकते थे। दोनों ने अभ्यास धनुष लिया और शुरू हो गए। सू शियाओकियाओ के बगल में खड़ा हान सेन धीमी गति से निशाना साध रहा था। बुल्साई टीम के बाकी सदस्य उन पर गर्व से झूम रहे थे। बुल्साई के कई सदस्यों ने अभ्यास तीरों के कुछ बंडल उठाए और उनमें से एक ने सू शियाओकियाओ से कहा, शियाओकियाओ, अभ्यास करते रहो। हम कल पवित्र रक्त वाले प्राणी का शिकार करेंगे। एक और पवित्र रक्त प्राणी मिला। कब? मुझे क्यों नहीं पता था? सू शियाओकियाओ ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा। स्वर्ग पुत्र के गिरोह ने इसे ढूंढ लिया है। वे अकेले इसका शिकार नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने हमसे मदद मांगी। हम सुबह शिकार के लिए निकलेंगे, लेकिन तुम नहीं आ पाओगे।
1000 तीरों को पकड़ने में तुम्हें कम से कम 3 दिन लगेंगे, टीम के सदस्य ने मुस्कुराते हुए कहा। बस, बहुत हो गया। शियाओ कियाओ, जाओ अभ्यास करो, एक गुस्सैल युवक बुलसाई का उप प्रमुख चिल्लाया। अन्य सदस्यों के चले जाने के बाद सू शियाओ कियाओ ने क्रोधित व्यक्ति से विनती की, होंगताओ, कृपया मानली से कहो कि वह मुझे कल जाने दे। जब मैं वापस आऊँगा तो अपना अभ्यास समय दोगुना कर दूंगा। तुम्हें लगता है कि ये किसानों का बाजार है जहां मोलभाव किया जा सकता है? मानली ने कहा है कि 1000 तीर चलाओ ताकि एक भी न छूटे। लियू होंगताओ ने हान सेन को घूर कर देखा और कहा, और तुम ये मत सोचो कि सिर्फ किनशुवान को जानने से तुम यहाँ कुछ भी कर सकोगे। ये तो बस एक छोटा सा सबक है। मुझे पकड़ने मत देना वरना पछताओगे। लियू, तुम्हें पता है कि हमारा इरादा नेक था, कृपया हमारी मदद करो। सू शियाओ कियाओ ने लियू होंगताओ को ढेर सारा पैसा दिया। लियू होंगताओ ने पैसे जमीन पर फेंक दिए और सू शियाओ कियाओ को डांटा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रिश्वत दे सकते हो? नियम तो नियम है, जब तक तुम 1000 तीर नहीं चला लेते तुम कहीं नहीं जा सकते। लियू होंगताओ अपने भाषण के बाद मुंह मोड़कर चले गए। हान सेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सू शियाओ कियाओ से पूछा, क्या बुलसाई में नियम वाकई इतने सख्त हैं? सख्त रहो, लियू हमेशा हमसे पैसे लेता है, सू शियाओ कियाओ ने दांत पीसते हुए कहा। इस बार उसने ऐसा क्यों नहीं किया? हान सेन उलझन में था। सू शियाओ कियाओ ने हान सेन की तरफ देखा और फुसफुसाया, अब तुम सावधान हो जाओ। मुझे लगता है कि मानली तुमसे बहुत नाराज है और लियू मानली को बहुत पसंद करता है। वह जानबूझकर तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा होगा, वरना सज़ा मिलने पर भी तुम्हें शिकार पर जाना चाहिए। हान सेन को अचानक एहसास हुआ कि लियू होंगताओ ने उसे घृणा और नफरत से क्यों देखा था। यह मेरी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कल भी जा सकते हैं। हान सेन ने सू शियाओ कियाओ के कंधे पर थपथपाया। क्या होगा अगर हम 1000 तीर भी न मार सकें? सू शियाओ कियाओ ने आह भरी और अचानक कुछ सोचा। भाई, क्या तुम किन्हुआन के साथ सो रहे हो? अगर यह सच है तो उससे बात करो और हम जरूर जा सकते हैं। अगर मैं किनशुवान के साथ सो भी रहा हूं तो भी मैं उसे इस बात से परेशान नहीं करूंगा। इसके अलावा असल में कुछ भी नहीं हो रहा है, हान सेन ने समझाया। हमारे गिरोह में मानली सिर्फ किन्हुआन की बात सुनती थी, इसलिए जब तक वह हमारी मदद नहीं करती हम कल नहीं जा पाएंगे। सू शिया कियाओ ने हान सेन का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाई, इज्जत बेकार है लेकिन पवित्र प्राणी अनमोल है। अगर तुम्हें सचमुच किन्हुआन से कुछ लेना देना है तो तुम्हें उससे विनती करनी होगी और उसे तुम्हारे साथ जो चाहे करने देना होगा। तुम्हें पूरी बात पर ध्यान देना होगा। हान सेन ने आह भरी, दुर्भाग्य से वास्तव में कुछ भी नहीं है। तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हम अभ्यास करेंगे जबकि दूसरे लोग शिकार पर जाएंगे, सू शियाओ कियाओ ने उदास होकर कहा। तुम्हें इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही मैं किनशुवान के साथ नहीं सो रहा हूं, फिर भी हम कल शिकार पर जा सकते हैं। हान सेन हंसा। तुम्हारे मन में क्या है? सू शियाओ कियाओ ने असहाय होकर हान सेन को देखा। बस आज इन तीरों की शूटिंग खत्म कर दो। हान सेन ने तीरों के बंडलों की ओर इशारा किया। सू शियाओ कियाओ ने कमजोरी से कहा, भाई, हम में से प्रत्येक को लक्ष्य से 450 फीट दूर खड़े होकर 1000 तीर चलाने हैं और जो निशाने से चूक जाएंगे उनकी गिनती नहीं होगी। हमें ऐसा करने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। जरूरी नहीं। हान सेन ने अभ्यास धनुष आजमाया जो डूम्सडे से काफी हल्का था। 7.0 अभ्यास धनुष का मतलब है कि आप 7.0 की शक्ति रेटिंग वाले धनुष का इस्तेमाल तेजी से निशाना लगाने के अभ्यास के लिए करते हैं। डूम्सडे के लिए आप सिर्फ 7.0 की शक्ति रेटिंग वाली डोरी ही खींचते हैं। उसने एक तीर उठाया और निशाने की ओर चलाया। तीर तुरंत निशाने पर जाकर लगा। हान सेन रुका नहीं बल्कि तीर चलाता रहा। हालांकि हर बार निशाना सही नहीं लगा, लेकिन उसके सारे तीर निशाने पर लगे। सू शियाओ कियाओ ने सोचा था कि आज अभ्यास पूरा करना नामुमकिन है। फिर भी हान सेन ने कुछ ही देर में 3 दर्जन तीर चला दिए थे और उसे आराम की जरूरत नहीं लग रही थी। भाई, बहुत बढ़िया काम। 7.0 धनुष से लगातार 10 तीर, सू शियाओ कियाओ ने प्रशंसा की। कोई भी तीरंदाज जानता है कि तीव्र गति से निशाना लगाने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है और एक सामान्य तीरंदाज एक पंक्ति में केवल 1 दर्जन तीर ही चला सकता है, जबकि जो लोग एक पंक्ति में 2 दर्जन तीर चलाते हैं उन्हें धनुष की आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। हान सेन बस मुस्कुराया और सू शियाओ कियाओ से कहा, बस वहां खड़े मत रहो। चलो 2000 तीर खत्म करते हैं और पवित्र रक्त प्राणी का शिकार करते हैं। अज्ञानी लियू होंगताओ, जो उनकी देखरेख कर रहे थे, ने तिरस्कार के साथ कहा। 3 दर्जन तीर चलाना प्रभावशाली था, लेकिन 1000 तीर चलाना इतना आसान नहीं था। अगर हान सेन की शक्ति रेटिंग 8.0 या 9.0 से ज्यादा भी होती तो भी वह इस गति से तीर नहीं चला सकता था। उसकी बाहें और उंगलियां बेकार हो जाती, इसलिए कल शिकार में शामिल होना उसके लिए किसी भी तरह संभव नहीं था। हान सेन ये भी जानता था कि लंबे समय तक तीर चलाने के लिए सिर्फ ताकत से ज्यादा की जरूरत होती है।
हालांकि उसने पाया कि उसकी मांसपेशियां अविश्वसनीय रूप से मजबूत और लचीली थीं। 2 दर्जन तीर चलाने के बाद उसकी मांसपेशियों में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाहें हिलाईं उसे फिर से ठीक महसूस हुआ। यदि वह लंबे समय तक अपनी मांसपेशियों का उपयोग करता तो भी उसका शरीर ठंडा और मजबूत बना रहता। हान सेन जानता था कि यह उसके जीनो पॉइंट्स की वजह से नहीं, बल्कि जेड स्किन के अभ्यास की वजह से था। 7.0 अभ्यास धनुष से 1000 तीर चलाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। उसके पास इस काम को करने के लिए पर्याप्त ताकत और सहनशक्ति थी। हान सेन तीर चलाता रहा, जबकि तीर गिन रहा आदमी 4 दर्जन तीरों को निशाने पर देखकर दंग रह गया। यह आदमी तो दुनिया से बाहर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसी ने उसकी फुसफुसाहट सुनी और पूछा। गधा संकी, उसने 4 दर्जन तीर चलाए और रुका तक नहीं, तीर गिनने वाले आदमी ने कहा। गधा संकी, सच में? आओ और देखो अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। जल्द ही कुछ बुलसाई सदस्य हान सेन को निशाना साधते हुए देखने आ गए। कुछ देर देखने के बाद सब दंग रह गए। वाह, हमारे तीनों लक्ष्य पूरे हो गए। बस इतना ही? हाँ, ज़ियाओ कियाओ ने केवल 1 दर्जन तीर चलाए हैं और एक भी लक्ष्य पूरा नहीं किया है। बिल्कुल नहीं, ये 4.0 अभ्यास धनुष होगा। तुम्हें 4.0 धनुष और 7.0 अभ्यास धनुष में फ़र्क भी नहीं पता। दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। गिनती करने वाले आदमी ने आंखें घुमाईं। बुलसाई के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य इधर उधर आ गए। लियू होंगताओ खुद को रोक नहीं पाए और खड़े होकर हान सेन को घूरने लगे, जो अभी भी गोली चला रहा था। और तीर, हान सेन को तीरंदाजी में बहुत समय से इतना मज़ा नहीं आया था। जब वह अकेले अभ्यास करता था तो वह अपने पास मौजूद कुछ ही तीरों को चला पाता था और फिर लक्ष्य से तीर लेने के लिए रुक जाता था। अब वह जितने चाहे उतने तीर और जितनी देर चाहे चला सकता था। यार, बहुत बढ़िया काम किया। ये दूसरा बंडल है। सू शियाकियाओ ने अभ्यास तीरों का एक और बंडल खोला, तीरों का एक गुच्छा उठाया और उन्हें हान सेन के तरकश में डाल दिया। अभी तो वार्म अप शुरू किया है। हान सेन मुस्कुराया और एक और तीर चलाया। भाई, अगर तुम सारे तीर चला दो और हम कल शिकार पर जा सकें तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मैं तुम्हारे कपड़े भी धो दूंगा, सू शियाकियाओ चिल्लाया। कपड़े धोने की बात भूल जाओ। नकदी का क्या होगा? हान सेन हंसा। पैसे के बारे में बात करने से हमारी दोस्ती को नुकसान पहुंचेगा, सू शियाकियाओ ने जवाब दिया। हान सेन प्रत्येक 50 तीरों पर रुकते थे और दोनों हाथों का बारी बारी से उपयोग करने के बजाय केवल अपने दाहिने हाथ से डोरी खींचते थे। बाहर क्या शोर है? यांग मानली ने अपने कार्यालय के बाहर शोर बढ़ता हुआ सुना, जब वह स्वर्ग के पुत्र द्वारा भेजे गए पवित्र रक्त प्राणी के डेटा की समीक्षा कर रही थी। यांग मानली ने 2 बार पूछा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह भौहें चढ़ाकर पता लगाने चली गई। लगभग पूरी बुलसाई टीम शूटिंग रेंज में थी और समय समय पर उत्साहवर्धन कर रही थी। यांग मानली ने एक दूरबीन निकाली। ज्यादातर उच्च तकनीक वाले उत्पाद ईश्वर के पवित्र स्थान में अपनी उपयोगिता खो बैठे, लेकिन दूरबीन जैसे बुनियादी उपकरण अभी भी काम कर रहे थे। यांग मानली को संदेह होने लगा, इसलिए उसने दूरबीन नीचे रख दी और शूटिंग रेंज में चली गई। गधा संकी, एक असली आदमी, वह इतने लंबे समय से इस गति से चल रहा है। उनकी सहनशक्ति अजेय है। मुझे लगता है कि उसके लिए 1000 तीर बहुत कम सज़ा है। वह शायद रात के खाने से पहले ही अपना काम खत्म कर लेगा। बुलसाई टीम ने यांग मानली को आते देखा और जल्दी से वापस ट्रेनिंग पर भागी। वे लियू होंगताओ से नहीं, बल्कि यांग मानली से डरे हुए थे। ये सभी तीर उसी ने चलाए थे। यांग मानली ने लियू होंगताओ से पूछा, लक्ष्य 9 और लक्ष्य 10 को छोड़कर। लियू होंगताओ को जवाब देने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई। मैं समझ गई। यांग मानली ने कुछ नहीं कहा और वापस कार्यालय की ओर मुड़ गई। लियू होंगताओ को पता नहीं था कि यांग मानली क्या सोच रही थी और उसने जल्दी से पूछा, मानली, सज़ा बहुत हल्की है और इससे एक बुरा उदाहरण स्थापित होगा। क्या हमें उनकी सज़ा में 1000 और जोड़ना चाहिए? नहीं। यांग मानली चली गई। ऑफिस वापस आकर यांग मानली ने हान सेन का प्रोफाइल निकाला और उसकी समीक्षा की। शानदार सहनशक्ति, अच्छे जीनो पॉइंट काउंट, स्ट्रेंथ रेटिंग शायद 9.0 है। बेहतरीन अंकों के साथ एकीकृत अनिवार्य शिक्षा स्नातक। यांग मानली ने ध्यानपूर्वक प्रोफाइल पढ़ी, एक पल के लिए सोचा और बुदबुदाया, मैं उसे एक मौका दूंगी, भले ही स्टेशन मास्टर के लिए ही क्यों ना हो। हान सेन 500 तीर चलाने के बाद रुका और 2 घंटे आराम करने के बाद फिर से तीर चलाना शुरू किया। हालांकि वह तीर चलाना जारी रख सकता था, लेकिन उसे सबको डराने का डर था, इसलिए उसने थोड़ा आराम किया। आधी रात तक हान सेन और सू शियाओकियाओ ने 2000 तीर चलाए थे। हान सेन बुलसाई में मशहूर हो गया था और सभी सदस्यों ने उसके बारे में अपना नजरिया बदल दिया था। जो कोई भी एक दिन में 1000 तीर चला सकता था, वह सम्मान का हकदार था। सेन, मैं आसानी से प्रभावित नहीं होता, लेकिन तुम कमाल के हो।
हालांकि ज्यादातर तीर हान सेन ने ही चलाए थे, सू शियाओक्याओ भी दर्द और थकान से कराह रहा था। उसने हान सेन की गर्दन में हाथ डाला और हान सेन को अंगूठा दिखाया। इसका जिक्र मत करो, क्या तुम जानते हो कि कल हम किस तरह के पवित्र प्राणी को मारने वाले हैं? हान सेन ने पूछा। मैं इतनी सुंदर हूं कि मानली की सहायक मेरे आकर्षण का विरोध नहीं कर सकी और मुझे सब कुछ बता दिया, सू शियाओक्याओ ने विजयी भाव से कहा। तो क्या बात है? हान सेन को उसकी शेखी की परवाह नहीं थी। ऐसा लगता है कि यह कोई उड़ने वाला प्राणी है। स्वर्गपुत्र के गिरोह में ज्यादा तीरंदाज नहीं हैं, इसलिए वे हमारी मदद चाहते हैं, सू शियाओक्याओ ने जवाब दिया। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। एक पवित्र रक्त प्राणी जो उड़ सकता है? ये तो मुश्किल है। पवित्र रक्त प्राणी काफी ताकतवर होते हैं। अगर उनमें उड़ने की क्षमता होती तो उनका शिकार करना और भी मुश्किल होता। आखिरकार सबसे अच्छे मिश्र धातु के धनुषों की सीमा केवल आधा मील ही होती है और प्रथम देव के अभयारण्य में बहुत कम लोग ही उन धनुषों की डोरी खींच पाते हैं। अगर पवित्र रक्त प्राणी बहुत ऊंचा उड़ता तो तीर उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसके अलावा पवित्र रक्त वाले प्राणी की त्वचा इतनी कठोर थी कि कृपाण के तीर की नोक भी उसे काट नहीं सकती थी। हान सेन जानता था कि बुलसाई के पास जरूर 20 धनुष और तीर होंगे, और सेबर तीरों से भी बेहतर मिश्र धातु के तीर भी होंगे, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यांग मानली उसे उन तक पहुंच देगी। यदि वह पवित्र रक्त वाले प्राणी की त्वचा को भी नहीं भेज सकता था, भले ही यह अवसर स्वर्ग से भेजा गया हो, तो उसके पास इसे प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था। लगता है मुझे जेड स्टील का तीर खरीदना चाहिए, हान सेन ने सोचा। जेड स्टील स्टील नहीं था, बल्कि एक प्रकार की धातु थी जिसकी खोज मनुष्य ने 50 साल पहले की थी। इसकी विशेषताएं स्टील जैसी ही थीं, लेकिन इसकी मजबूती स्टील से कहीं ज्यादा थी। मिश्र धातु के तीर की मजबूती को थोड़ा सा जेड स्टील मिलाकर काफी हद तक बेहतर बनाया जा सकता है, और सभी अल्फा मिश्र धातुओं में जेड स्टील मिलाया जाता है। डूम्सडे और हान सेन द्वारा लियू फैंग से जब्त की गई तलवार में जेड स्टील तो था, लेकिन उसकी मात्रा काफी कम थी। तलवार में 0.3% जेड स्टील था, जबकि डूम्सडे के शरीर में 0.4% जेड स्टील और डोरी में 0.5% जेड स्टील था। अगर किसी हथियार में 10% से ज्यादा जेड स्टील होता तो वह उत्परिवर्ती जीवों की हड्डियों को काट सकता था, और अगर किसी हथियार में 60% से ज्यादा जेड स्टील होता तो वह पवित्र रक्त वाले जीवों की हड्डियों जितना मजबूत होता। हालांकि जेड स्टील बेहद दुर्लभ था और इसलिए इसकी कीमत काफी ज्यादा थी। एलायंस का इसके उत्पादन पर भी कड़ा नियंत्रण था, इसलिए 1% से ज्यादा जेड स्टील वाला कोई भी मिश्र धातु मिलना मुश्किल था। हालांकि कृपाण बाणों की नोक में थोड़ा जेड स्टील होता था, लेकिन ये 0.1% से ज्यादा नहीं होता था। इसलिए कृपाण बाणों से किसी पवित्र प्राणी का शिकार करना लगभग असंभव था, भले ही वह बाणों को सीधे घाव पर ही क्यों न मार सके। हान सेन का आदर्श तीर जेड स्टील वाला तीर था, जिसमें 1% जेड स्टील होता था। हालांकि यह इतना महंगा था कि उस समय उसके पास मौजूद सारी धनराशि, जो लगभग $3 लाख थी, के बावजूद वह केवल 0.6% जेड स्टील वाला एक तीर ही खरीद सकता था। हान सेन रात को घर गया और पोलर नाइट फोरम में लॉग इन किया। अगर उसे सही सेकंड हैंड सामान नहीं मिला तो उसे दुकान से नया सामान खरीदना पड़ेगा। पोलर नाइट फोरम में एक पोस्ट थी जिसमें 1.2% जेड स्टील वाले हथियार बेचने का दावा किया गया था। हान सेन ने देखा कि यह पोस्ट एक ऐसे मालिक की थी जिसके स्टोर के पास कोई लाइसेंस या कानूनी परमिट नहीं था। स्टोर के वेब पेज पर केवल उत्पादों की होलोग्राफिक तस्वीरें और एक कॉमलिंग नंबर था। हान सेन ने गौर से देखा तो पाया कि वहां हथियारों के निर्माण की होलोग्राफिक तस्वीरें थीं, जिससे साबित हुआ कि ये सभी हथियार हाथ से बनाए गए थे। चित्रों की समीक्षा करने के बाद हान सेन ने वेब पेज पर दिए गए नंबर पर डायल किया। किसी ने जवाब तो दिया, लेकिन वीडियो चैट की इजाज़त नहीं दी। हान सेन सिर्फ उसकी आवाज़ सुन पाया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मालिक ने धीमी पुरुष आवाज़ में पूछा। मैंने फोरम पर देखा कि आप हथियार बेचते हैं। क्या आपके पास जेड स्टील की मात्रा ज़्यादा वाले तीर हैं? हान सेन को उम्मीद नहीं थी कि जेड स्टील की मात्रा सचमुच 1.2% तक पहुंच सकती है। अगर यह 0.8% तक पहुंच भी जाती तो उसे खुशी होती। मेरे पास खुद से बनाए गए 2 तीर हैं, 1.2% जेड स्टील, प्रत्येक 3 लाख, आदमी ने उत्तर दिया। मुझे एक चाहिए, मैं इसे कहाँ देख सकता हूँ? हान सेन ने पूछा। मैं तुम्हें पता बता दूंगा, उस आदमी ने उसे पता बताया और फ़ोन रख दिया। हान सेन उस पते पर चलते हुए एक रेड लाइट इलाके में पहुंच गया। हालांकि आधी रात हो चुकी थी, फिर भी सड़कें भीड़ भाड़ वाली थीं। हान सेन तय जगह पर कुछ देर इंतजार करता रहा और उसने देखा कि सड़क के उस पार कोई उसे हाथ हिला रहा है। हान सेन सावधानी से उसके पास गया। तुम एक तीर खरीदना चाहते हो? धूप का चश्मा और हुडी पहने एक आदमी ने पूछा। हान सेन सिर्फ इतना बता पाया कि वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था। हाँ, हान सेन ने सिर हिलाया।
उस आदमी ने एक डिब्बा निकाला और हान सेन के सामने रख दिया। उसने उसे खोला और अंदर एक काला स्टील का तीर था। क्या मैं इसका परीक्षण कर सकता हूँ? हान सेन ने पूछा। आपकी मर्जी, आदमी ने सहजता से उत्तर दिया। हान सेन ने तीर निकाला और उसका संतुलन जांचा। अगर तीर संतुलित नहीं था तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह किस चीज से बना है। बहुत बढ़िया। हान सेन ने पाया कि इस तीर का संतुलन कृपाण तीरों से बेहतर था। अगर धनुष मजबूत होता तो ये तीर हमेशा स्थिर रहता। आदमी ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। हान सेन ने अपनी तलवार निकाली और उस आदमी से पूछा, क्या मैं इसे अपने हथियार से परख सकता हूँ? उसकी इजाज़त के बिना हान सेन की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस तरह से परख सके। लेकिन तकनीकी तौर पर अगर तीर में 0.7% से ज़्यादा जेड स्टील हो तो उसकी तलवार उस पर कोई निशान भी नहीं छोड़ेगी। उस आदमी ने हान सेन के हाथों में तलवार को देखा और फिर कहा, जो आपकी मर्जी। उसकी अनुमति से एक हाथ में तीर और दूसरे में तलवार लेकर हान सेन ने तीर पर तलवार से जोरदार वार किया। झनकार। हान सेन ने तीर की जांच की और ये देखकर प्रसन्न हुआ कि तीर पर कोई निशान नहीं था, जबकि उसकी तलवार टूटी हुई थी। यद्यपि उन्हें इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि जेड स्टील की मात्रा 1.2% तक पहुंची है या नहीं, लेकिन उन्हें पता था कि यह बहुत बढ़िया चीज़ है। बहुत बढ़िया, मैं इसे ले लूंगा। हान सेन ने अपने साथ लाए $3 लाख निकाले और उस आदमी को पैसे दे दिए। जाहिर है, ये पुराने अंतर्तार्कीय युद्धपोतों के बेरिंग स्टील से बना है, इसलिए इसमें जेड स्टील की मात्रा मानक 1.2% है। इसके अलावा मशीन से बने हथियार मेरे उत्पादों के सामने कुछ भी नहीं हैं। अगर भविष्य में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताइएगा, उस आदमी ने कहा और पीछे वाली गली में गायब हो गया। हान सेन घर लौट आया और तीर को और अच्छी तरह परखा। तीर वाकई शानदार था, नामी ब्रांड के तीरों जैसा, और कीमत भी बस 10वां हिस्सा। मैं सचमुच भाग्यशाली था कि मुझे एक सच्चा कारीगर मिला। हान सेन को ज़्यादा उम्मीदें नहीं थीं क्योंकि हाथ से बने हथियारों के बहुत से विक्रेता सिर्फ औसत दर्जे के उत्पाद ही बनाते थे। तीर जैसे हथियार, जिन्हें बनाने के लिए बहुत कौशल की ज़रूरत होती है, उनके लिए स्वतंत्र विक्रेताओं से अच्छे हथियार मिलना और भी मुश्किल था। हान सेन इस तीर से बहुत संतुष्ट थे। तीर की नोक ही अद्भुत कारीगरी का नमूना थी, क्योंकि इसे हाथ से पॉलिश करके इतना तेज़ बनाया गया होगा। हान सेन ने स्कूल में थोड़े समय के लिए हथियार बनाना सीखा था, लेकिन उनका काम इस हथियार बनाने वाले जितना उच्च स्तर का नहीं था। यह एक अच्छा तीर है, लेकिन बदकिस्मती से मैं सिर्फ एक ही खरीद सकता हूँ। अगर मैं निशाने पर नहीं लगा तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हान सेन ने अपना बैंक खाता चेक किया और पाया कि उसके पास $1 लाख से भी कम बचे हैं। काश मैं कल इससे कुछ खरीद पाता। हान सेन थोड़ी देर सोया और सुबह सुबह ईश्वर के मंदिर में पहुंच गया। केन शुवान के स्टील आर्मर गैंग में बुल्साई सबसे छोटी टीम थी। आम नागरिकों में तीरंदाजी में बहुत कम लोग रुचि रखते थे, इसलिए बुल्साई के ज़्यादातर सदस्यों की पृष्ठभूमि सैन्य थी और अगर उनके अंक अच्छे होते तो वे सैन्य स्कूलों में दाखिला ले सकते थे। जब वे ईश्वर के अभयारण्य में प्रवेश करते तो उन्हें सैन्य बल के साथ उस आश्रय में रिपोर्ट करना पड़ता जो उन्हें सौंपा गया था। केन शुवान का स्टील आर्मर गैंग स्टील आर्मर शेल्टर का सैन्य बल था। गठबंधन के पास गॉड सेंक्चुरी पर ज़्यादा नियंत्रण नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कुछ हद तक नियंत्रण बनाए रखा। हर आश्रय में सबसे बड़े गिरोह की पृष्ठभूमि आमतौर पर सैन्य होती थी। केनहुआन अपने लोगों को तय जगह पर ले गई और स्वर्गपुत्र का गिरोह वहां पहले से ही मौजूद था। स्टील आर्मर गिरोह की तुलना में स्वर्गपुत्र का गिरोह कुछ अव्यवस्थित लग रहा था। लुओ त्यान्यांग ने हान सेन को, जो भीड़ में था, ठंडी निगाह से देखा और उसके चेहरे को देखकर हान सेन को पता चल गया कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के मिल जाने के बाद स्वर्गपुत्र का दल आगे बढ़कर पहाड़ों की ओर बढ़ गया। बुल्साई का स्थान पंक्ति के अंत में था और हान सेन और सू शियाओकेओ बाकी सबके पीछे चल रहे थे। सेन, मुझे लगता है कि हम सभी को अपनी सुरक्षा के लिए एक ढाल लानी चाहिए, सू शियाओकेओ ने कहा। तुम अमीर हो, बस जेड स्टील कवच का एक सूट खरीद लो, हान सेन ने कहा। जेड स्टील बहुत भारी होता है और जानवरों के आत्मा कवच जितना पोर्टेबल नहीं होता। और यहाँ तक कि आदिम जानवरों के आत्मा कवच भी जेड स्टील कवच से ज़्यादा मजबूत होते हैं, जब तक कि जेड स्टील की मात्रा 10% से ज़्यादा न हो। आपको पता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1% जेड स्टील वाले हथियार ही मिल सकते हैं। इसलिए जानवरों के आत्मा कवच आमतौर पर ज़्यादा बेहतर होते हैं। सू शियाओकेओ ने आगे कहा, कितना अच्छा होता अगर मेरे पास भी डॉलर जैसा ही जानवरों का आत्मा कवच होता। स्टील आर्मर शेल्टर में मैंने यही एकमात्र पवित्र रक्त जानवरों का आत्मा कवच देखा है। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा जानवरों का आत्मा कवच था। इसके स्वरूप को देखकर मुझे लगता है कि यह एक भयंकर और शक्तिशाली पशु आत्मा होगी, एक अन्य बुल्साई सदस्य ने कहा। ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, यह अवश्य ही एक अद्भुत पवित्र रक्त वाला प्राणी होगा, अन्य लोगों ने सहमति व्यक्त की।
हान सेन ने चुपचाप हंसते हुए सोचा कि अगर उन्हें पता होता कि यह कवच सबसे कमजोर प्राणी काले भरिंग का है तो वे क्या कहते। दोनों गिरोहों को आधे महीने से अधिक समय तक पैदल यात्रा करनी पड़ी। उसके बाद वे उस पहाड़ पर पहुंचे जहां हान सेन पहले कभी नहीं गया था। रास्ते में हान सेन को सचमुच समझ आ गया था कि संख्या में ही शक्ति होती है। धनुर्धारियों के बाणों की वर्षा और घुड़सवार सेना के आक्रमण के आगे कोई भी प्राणी उनका रास्ता नहीं रोक सकता था। बेशक अगर आगे बलवान प्राणियों का झुंड होता तो स्काउट उन्हें बता देते और वे रास्ता बदल लेते। गंतव्य पर बुलसाई एक चट्टान पर छिप गया और लुओ तियानयांग की टीम द्वारा निकाले गए पवित्र रक्त प्राणी को गोली मारने के लिए तैयार था। बाकी लोग चट्टान के नीचे चले गए और उस जीव का पीछा करने के लिए तैयार हो गए। बुलसाई के अलावा स्वर्ग का पुत्र और उसके गुर्गे भी चट्टान पर रुके थे। हान सेन जानता था कि वे भी तीरंदाजी में माहिर होंगे क्योंकि उसने देखा था कि ईश्वर के पुत्र ने उस खूनी हत्यारे को तीर से लगभग मार ही डाला था इससे पहले कि वह उसकी राक्षसी आत्मा छीन लेता। स्वर्ग पुत्र ने हान सेन को ठंडेपन से देखा क्योंकि उसने हान सेन के बारे में अफवाहें सुनी थीं कि वह किन जुबान का खिलौना है, जिससे वह नाराज हो गया था। स्वर्ग के पुत्र, वे तीर कहाँ हैं जिन्हें देने के लिए आप सहमत हुए थे? यांग मानली ने पूछा। इस बार स्वर्ग के पुत्र को बुलसाई की ही सचमुच जरूरत थी। चून की सामान्य तीर किसी पवित्र रक्त प्राणी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते और जेड स्टील के तीर बहुत महंगे थे, इसलिए स्वर्ग के पुत्र ने बुलसाई को इस बार जरूरी तीर देने पर सहमति जताई थी। स्वर्गपुत्र मुस्कुराया और हाथ हिलाया। फिर उसके गुर्गे एक घोड़े के पीछे से एक बक्सा नीचे ले आए। उन्होंने बक्सा खोला और उसमें स्टारलाइट के तीर भरे हुए थे जिनमें से प्रत्येक की कीमत 10 लाख से भी ज्यादा थी। ये तीर स्टारी ग्रुप ने 1% जेड स्टील से बनाए थे। मानली, ये रहे 100 स्टारलाइट तीर जिन पर हम सहमत हुए हैं। क्या तुम इन्हें अपने सबसे अच्छे तीरंदाजों में बांट दोगी? स्वर्गपुत्र मुस्कुराया। यांग मानली पलटी और नाम पुकारने लगी। उसके पास खुद अच्छे तीर थे, लियू होंगताओ के पास भी। इसलिए उसने स्टारलाइट तीरों का इस्तेमाल करने के लिए बुलसाई के 5 और सदस्यों को चुनने की योजना बनाई। जल्द ही उसने 4 लोगों को चुन लिया और कुछ सोचते हुए उसने हान सेन की ओर देखा। और तुम? हान सेन थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग मानली खुद चुनेगी, लेकिन यह अच्छी बात थी और हान सेन जल्दी से आगे बढ़ा और बाकी चारों के साथ खड़ा हो गया। जब यांग मानली पांचों के बीच तीर बांटने की तैयारी कर रही थी, स्वर्गपुत्र ने अचानक गंभीरता से कहा, मानली, क्या तुम तीरंदाजों के बारे में निश्चित हो? समस्या क्या है? यांग मानली ने स्वर्गपुत्र की ओर देखा। उसके जैसा कोई व्यक्ति स्टारलाइट तीरों का उपयोग करने के लिए कैसे योग्य है? स्वर्गपुत्र ने हान सेन की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में पूछा। यांग मानली ने उत्तर दिया, मैंने उसे चुना है और इसीलिए वह योग्य है। स्वर्गपुत्र ने हान सेन को घृणा से देखा और यांग मानली से कहा, मैं आपके निर्णय पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन यह व्यक्ति काम नहीं करेगा। कृपया इसे बदल दें। यांग मानली ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन वह जानती थी कि इस अभियान पर स्वर्गपुत्र का ही प्रभुत्व है क्योंकि उसने सब कुछ मुहैया कराया था। बुलसाई तो बस मदद के लिए ही था, इसलिए वह उसे मना नहीं कर सकती थी। जाओ हुआ, इधर आओ। यांग मानली को हान सेन को टीम में वापस जाने देना पड़ा और उसने दूसरा नाम पुकारा। स्वर्गपुत्र हान सेन को ठंडेपन से घूरता रहा। सेन, तुम सचमुच बदकिस्मत हो। तुम्हारे पास 20 स्टारलाइट तीर पाने और पवित्र रक्त प्राणी को मारने का अवसर था। अब वह सब चला गया, सू शियाओकियाओ ने अफसोस के साथ कहा। हान सेन ने कंधे उचका दिए। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उसे 20 स्टारलाइट तीर नहीं मिले, लेकिन उसके तरकश में उससे भी ज्यादा शक्तिशाली तीर था। उसके पास अभी भी एक मौका था। सभी धनुर्धर चट्टान पर खड़े होकर अपने धनुष और बाण तैयार कर रहे थे तथा नीचे से पवित्र रक्त वाले प्राणी के उड़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हान सेन और सू शियाओकियाओ को एक आरामदायक जगह मिल गई और स्वर्गपुत्र अचानक वहां आए और बोले, तुम नालायक यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। फिर स्वर्गपुत्र के गुंडों ने हान सेन और सू शियाओकियाओ को एक तरफ धकेल दिया। सू शियाओकियाओ ने गुस्से से उन्हें घूरा। हान सेन ने उसका हाथ खींचा और कहा, कोई बात नहीं, चलो वहां चलते हैं। वे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, सू शियाओकियाओ ने कड़वाहट से कहा। बदला एक ऐसा व्यंजन है जो ठंडा ही परोसा जाता है। बस तब तक इंतजार करो जब तक हम पवित्र खून वाले प्राणी को मारते हुए स्वर्ग के पुत्र का चेहरा न देख लें। हान सेन ने सू शियाओकियाओ के साथ दूसरी तरफ चलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना आसान नहीं है। ये चट्टान चौड़ी है और स्वर्ग पुत्र के लोग दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं। अगर वह पवित्र प्राणी उनकी तरफ चला गया तो वह हमसे बहुत दूर हो जाएगा। अगर वह हमसे सिर्फ 300 फीट की दूरी पर भी हो तो भी हम स्टारलाइट तीरों के बिना उसे घायल नहीं कर सकते। असल में हम सिर्फ एक छलावा, एक ध्यान भटकाने वाला हथियार हैं। सू शियाओकियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुमने कुछ स्टारलाइट तीर क्यों नहीं खरीदे? हान सेन ने जियाओकियाओ को हैरानी से देखा। उसे याद आया कि सू जियाओकियाओ बहुत अमीर था।
उसके लिए 10 लाख कुछ भी नहीं होंगे। मुझे इनकी क्या ज़रूरत है, ये बहुत महंगे हैं और शायद तुम इन्हें वसूल भी न कर पाओ। 10-10 लाख, और किसी चीज़ पर निशाना लगाने से पहले तुम्हें शायद 7-8 तीर चलाने पड़ेंगे। किसी को मारने की भी कोई गारंटी नहीं। मैं तो ये पैसे म्यूटेंट जीव का मांस खरीदने में खर्च करना पसंद करूंगा। फिर सू शियाकियाओ ने अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, जेड स्टील की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। स्टारी ग्रुप के युवा मालिक होने के नाते सन ऑफ हेवन के पास जेड स्टील की खदानें और कारखाने हैं। इसलिए उसे इन तीरों पर ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर तीर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 है। इतना बड़ा मुनाफा! हान सेन हैरान था। खैर, अब जेड स्टील खदानों पर कुछ समूहों का एकाधिकार हो गया है। इसके अलावा 5% से ज़्यादा जेड स्टील वाली अल्फा मिश्र धातु बनाने के लिए विनिर्माण तकनीकें तैयार नहीं हैं। किसी कारण से अगर जेड स्टील की मात्रा 5% से ज़्यादा हो जाए तो अल्फा मिश्र धातु कांच की तरह भंगुर हो जाएगी। सू शियाओकियाओ ने हान सेन को समझाया। जब दोनों बातें कर रहे थे तभी उन्हें अचानक चट्टान के नीचे अजगर जैसी दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने धनुष पकड़कर चट्टान से नीचे देखा। इतनी बड़ी छिपकली! सू शियाओकियाओ ने चट्टान के नीचे उस जीव को देखा और चीख पड़ी। हान सेन ने यह भी देखा कि पवित्र रक्त वाला प्राणी कैसा दिखता था, बैंगनी रंग के शल्कों से ढका एक विशाल छिपकली जो गहरे घाटी से पंखदार पंखों के साथ उड़ रहा था। पवित्र रक्त वाला प्राणी हान सेन की जगह के ज्यादा करीब था, लेकिन फिर भी लगभग 250 फीट दूर था। यांग मानली के आदेश पर सभी ने उस पवित्र रक्त वाले प्राणी पर तीर चलाना शुरू कर दिया जो घाटी से ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था। तीरों की बारिश उस पर हुई, लेकिन उसके पंखों को भी चोट नहीं पहुंचा सके। उसके शरीर के शिल्कों की तो बात ही छोड़ दीजिए। स्टारलाइट के तीर भी गिरने से पहले बस कुछ चिंगारियां ही छोड़ पाए। तीरों के सिरे मुड़े होने के कारण उसकी आकृतियां ज्यों की त्यों बनी रहीं। हान सेन ने पहले ही 1.2% जेड स्टील वाला तीर धनुष पर चढ़ा लिया था, लेकिन उसे नहीं चलाया। उसके पास बस यही एक तीर था और अगर उसका कोण सही न होता तो वह बेकार होता। इसके पंख और शल्क बहुत सख्त थे। हमारे तीर बेकार हैं जब तक कि हम इसकी आंखों में तीर न मार सकें। सू शियाओकियाओ ने भी कुछ तीर चलाए जो पूरी तरह से बेकार गए। सू शियाओकियाओ जब बोल रहा था, स्वर्गपुत्र ने अपना गरुड़ पशु आत्मा धनुष और भेड़िए के दांत के आकार का एक पशु आत्मा बाण निकाला। पवित्र रक्त वाले प्राणी के एक पंख पर निशाना साधते हुए स्वर्गपुत्र ने निशाना साधा। हान सेन ने देखा कि इस बार स्वर्गपुत्र द्वारा इस्तेमाल किया गया पशु आत्मा वाला तीर पिछली बार इस्तेमाल किए गए पवित्र रक्त वाले 6 पंखों वाले ततैया के तीर से बहुत घटिया था, इसलिए ये या तो एक उत्परिवर्ती या आदिम पशु आत्मा होनी चाहिए। पशु आत्मा का तीर आकाश में काले बिजली के बोल्ट की तरह उड़ गया, बैंगनी पंखों को चीरता हुआ प्राणी के पंख पर जा लगा, जिससे प्राणी दहाड़ने लगा। यांग मानली ने एक सफ़ेद कबूतर जैसा जानवर आत्मा धनुष और एक नीली स्वॉर्डफिश जैसा जानवर आत्मा तीर भी बुलाया। जैसे ही उसने तीर मारा, तीर बैंगनी पंखों को भी भेद गया और तीर से खून बहने लगा। इस बार न तो स्वर्गपुत्र का तीर और न ही मानली का तीर एक बार इस्तेमाल होने वाला था। तीर निशाने पर लगने के बाद उन्होंने उसे वापस अपने हाथों में ले लिया। इसका मतलब है अनगिनत तीर। इस लिहाज से जानवर की आत्मा वाले तीर जेड स्टील वाले तीरों से कहीं बेहतर हैं। हान सेन ईर्ष्या से जल रहा था, काश वो स्वर्ग के पुत्र के हाथों से जानवर की आत्मा वाला तीर छीन पाता। ये जरूर कोई उत्परिवर्ती जानवर की आत्मा होगी, वरना ये किसी पवित्र रक्त वाले प्राणी के पंख में इतनी आसानी से नहीं घुस पाती। स्वर्गपुत्र और यांग मानली दोनों जानते थे कि पंख उस जीव का सबसे कमजोर हिस्सा थे, इसलिए उन्होंने फिर से उसके पंखों पर निशाना साधा। जीव ने 2 और गोलियां खाईं और चट्टान से उड़ गया। स्वर्ग के पुत्र का पशु आत्मा धनुष स्पष्ट रूप से प्रलय दिवस से अधिक शक्तिशाली था। जब उसने उस प्राणी से 600 फीट दूर से तीर मारा, तब भी तीर उसके पंख में से होकर निकल गया। सभी लोग उस जीव पर बेतहाशा गोलियां चला रहे थे, हालांकि उन्हें लगी चोटें जानलेवा नहीं थीं। वह जीव भाग निकला और उड़ गया। इसके पीछे जाओ, इसके पंख चोटिल हो गए हैं, इसलिए यह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। स्वर्गपुत्र ने आदेश दिया और जिन लोगों के पास पशु आत्मा की सवारी थी उन सभी ने अपनी सवारी बुलाई और उस प्राणी का पीछा किया। हान सेन और दूसरे लोग जिनके पास कोई सवारी नहीं थी, सिर्फ दौड़कर ही उनका पीछा कर सकते थे और जल्द ही पीछे छूट जाते थे। आखिरकार 2 पैरों वाले कभी भी 4 पैरों वाले से आगे नहीं भाग सकते थे। थोड़ी देर में उन्हें घोड़े दिखाई नहीं दिए और अचानक घोड़ों के खुरों की आवाज़ सुनाई दी। ये किन हुआन और अन्य लोग थे जो घाटी में हमला कर रहे थे। ऊपर जब हान सेन का वाहन उसके पास से गुजरा तो किन्जुवान ने उसे पुकारा, क्योंकि उसका वाहन दूसरे व्यक्ति को भी ले जा सकता था और हान सेन डूम्सडे के साथ एक अच्छा तीरंदाजा था। हान सेन खुश हुआ और जल्दी से घोड़े पर चढ़ गया। उसने सोचा कि उसका मौका चला गया, लेकिन अब किन्शुवान उसे ले जाएगी, इसलिए उसके पास दूसरा मौका था। किन्शुवान खुरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ गया। उसके पीछे बैठे हान सेन को खुद को घोड़े पर टिकाए रखने के लिए उसे अपनी बाहों में लेना पड़ा।
उसने जानवर की आत्मा का कवच पहना हुआ था, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। खुरों के निशानों के अलावा जमीन पर खून के निशान भी थे, जो पवित्र रक्त वाले प्राणी के घावों के कारण होने चाहिए। यह इस बात का प्रमाण था कि वे सही दिशा में थे। 8 घंटे तक पीछा करने के बाद क्विन हुआन ने अंततः स्वर्ग के पुत्र यांग मानली और अन्य को अपने आगे देखा। स्वर्ग का पुत्र एक पहाड़ के सामने रुका और पहाड़ की चोटी की ओर देखने लगा। किन शुवान और हान सेन पास आए। पहाड़ जमीन में धंसी हुई तलवार जैसा था, कम से कम आधा मील ऊंचा, और पवित्र रक्त वाला प्राणी पहाड़ की चोटी पर दुबका हुआ था, बीच बीच में चीख रहा था, ये पर्वत बहुत ऊंचा है, यहाँ तक कि पशु आत्मा के बाण भी इस प्राणी को चोट नहीं पहुंचा सकते। किन शुवान को देखकर यांग मानली ने कहा। स्वर्ग पुत्र ने भी किन्हुआन की ओर देखा और हान सेन को किन्हुआन के पीछे उसकी कमर पर हाथ रखे बैठा देखा। अचानक उसके मन में हान सेन को मार डालने की इच्छा हुई। हमें जल्द से जल्द ऊपर चढ़कर उसे मारने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर हम उसका पीछा करके नीचे आ सकते हैं। एक पवित्र रक्त प्राणी की आत्म चिकित्सा क्षमता के कारण उसके घाव कुछ ही घंटों में ठीक हो जाएंगे और तब तक हम उसे नहीं मार पाएंगे, किन्हुआन ने पहाड़ की चोटी को घूरते हुए कहा। फिर हम ऊपर चढ़ेंगे और उसे मार डालेंगे। स्वर्ग के पुत्र ने अपना वाहन पीछे हटा लिया। यांग मानली ने आपत्ति जताते हुए कहा, यह पहाड़ बहुत खड़ी है, अगर हम पर बीच रास्ते में हमला हुआ तो हम मर जाएंगे। हम कुछ लोगों को ऊपर भेज सकते हैं और हम यहाँ निगरानी रखेंगे। अगर उसने हमला किया तो हम उसे गोली मार देंगे, सन ऑफ हेवन ने शांति से कहा। ऊपर किसे जाना चाहिए? शिनहुआन ने स्वर्ग के पुत्र की ओर देखा और भौहें चढ़ा दीं। जाहिर है, जो भी ऊपर जाएगा वह बहुत खतरे में होगा और कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेगा। सिर्फ मैं और मानली ही उसे तीरों से डरा सकते थे, और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। किनशुवान, रुको और आदेश दो, बाकी सब ऊपर चले जाएं। हम इतनी दूर आ गए हैं कि हार नहीं मान सकते। जो भी ऊपर जाएगा उसे उसके मांस का बड़ा हिस्सा मिलेगा, तो यह उचित है ना? स्वर्ग पुत्र की नज़र सामने खड़े आदमियों के चेहरों पर घूम गई और हान सेन से मिलते ही ठंडी हो गई। अध्याय 51, मेरी पाश्विक आत्मा। स्वर्ग पुत्र का प्रस्ताव जोखिम भरा था, लेकिन पवित्र रक्त वाले प्राणी को मारने का यह उनके लिए वाकई सबसे अच्छा मौका था। वह प्राणी अब पहाड़ की चोटी पर खून से लथपथ पड़ा था, उसके पंख मुश्किल से हिल रहे थे। अगर वे यह मौका चूक गए तो शायद वे उसे कभी नहीं मार पाएंगे। अंततः किन्हुआन स्वरपुत्र के साथ सहमत हो गई, लेकिन उसने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया और स्वरपुत्र और यांग मानली, जो कि 2 उत्परिवर्ती पशु आत्मा तीर मालिक थे, को पहाड़ के नीचे ही छोड़ दिया। जुबान, तुम्हें ऊपर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नीचे से आदेश दो, स्वरपुत्र ने सलाह दी। कोई आदेश देने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि मेरे पास कोई उत्परिवर्ती पशु आत्मा वाला तीर नहीं है, इसलिए मैं ऊपर ही चढ़ जाऊं। शिनहुआन ने ये कहते हुए चढ़ना शुरू कर दिया। भीड़ 7 समूहों में बटी हुई थी और हर समूह अलग अलग दिशाओं से पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ रहा था। हान सेन तुरंत किन्हुआन के पीछे चला गया। उसने स्वर्गपुत्र की ठंडी निगाहों को अपनी ओर देखा और समझ गया कि स्वर्गपुत्र उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला है। शायद गोली पहले लगने वाले पवित्र रक्त प्राणी की बजाय हान सेन ने ही मारी होगी। इसलिए हान सेन ने हर जगह किन्हुआन का पीछा करने का मन बना लिया था, ताकि स्वर्गपुत्र को गंदा खेलने का कोई मौका न मिले। सचमुच हान सेन सही था। स्वरपुत्र के मन में हान सेन को गोली मारने का विचार उसी क्षण आया था जब उसने सभी को ऊपर चढ़ने का प्रस्ताव दिया था। ढलान पर हान सेन के पास छिपने की कोई जगह नहीं होती और वह बर्बाद हो जाता। लेकिन अब हान सेन हमेशा किन्हुआन का पीछा कर रहा था। अगर स्वरपुत्र कोई भी कदम उठाता तो किन्हुआन हान सेन को जरूर बचा लेता। हालांकि स्वरपुत्र ने सिर्फ इसी के लिए हार नहीं मानी, बल्कि अब उसके मन में हान सेन को मारने की और भी प्रबल इच्छा जागी। उसे बस एक पल की जरूरत थी जब किनशुवान हान सेन से दूर चली जाए। यद्यपि ढलान बहुत खड़ी थी, फिर भी सभी समूह चढ़ाई के उपकरणों से सुसज्जित थे और वे जल्द ही आधी चढ़ाई चढ़ गए। पवित्र रक्त वाला प्राणी जब पर्वतारोहियों को देखा तो वह बुरी तरह घायल हो गया। वह केवल उन पर चिल्ला सकता था, क्योंकि वह नीचे जाकर हमला करने या उड़कर दूर जाने में असमर्थ था। जैसे ही किन्हुआन और अन्य लोग पहाड़ की चोटी के पास पहुंचे, उस प्राणी ने अपने रक्त से सने पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत गिर गया। सभी समूह बहुत खुश हुए और उस पर तीर चलाने लगे। हालांकि वे उस जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सके, लेकिन वह क्रोधित हो गया। अचानक पवित्र रक्त प्राणी ने अपने घायल पंख फड़फड़ाए और निकटतम व्यक्ति पर झपटा। ढलान पर उस आदमी के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी और उसने लाचार होकर उस पवित्र प्राणी पर अपनी तलवार से वार कर दिया। उसकी तलवार ने उस प्राणी के सिर पर वार तो किया, लेकिन उसके शल्कों पर कोई निशान तक नहीं छोड़ा। उस आदमी को भी उस पवित्र प्राणी ने काट लिया और 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। उसका खून चारों तरफ फैल गया, जिससे लोग डर गए। सब लोग नीचे उतरने लगे। पहाड़ से नीचे उतरना मुश्किल था, लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने ढलान पर रस्सियां बांध रखी थीं, जो ऊपर चढ़ते समय बांधी गई थीं।
आखिरकार सब रस्सियों के सहारे नीचे फिसलने लगे। पवित्र रक्त वाले प्राणी को नीचे आते और पर्वतारोहियों का पागलों की तरह पीछा करते देख स्वर्गपुत्र और यांग मानली ने तुरंत अपने धनुष उठाए और उस प्राणी पर लगातार अपने तीर चलाए। स्वर्गपुत्र ने 2 तीर चलाए और दोनों चूक गए। उसे उस जीव से ज्यादा हानसेन पर निशाना साधने में दिलचस्पी थी। हालांकि हानसेन चालाक था और किन्हुआन का पीछा करता रहा, जिससे उसे कोई भी घातक हमला करने का मौका नहीं मिला। काय, स्वर्ग के पुत्र ने मन ही मन श्राप दिया और पुनः पवित्र रक्त वाले प्राणी पर गोली चला दी। इस समय तक सभी को पता चल गया था कि वह पवित्र रक्त प्राणी एक खत्म हो चुकी गोली थी। उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वह मुश्किल से उड़ पा रहा था। अगर वह अब नीचे आ भी जाता तो वापस ऊपर नहीं उड़ पाता। हताहतों की संख्या के बावजूद वे इस पवित्र रक्त प्राणी को मारने जा रहे थे। हानसेन को मारने का कोई मौका न पाकर स्वर्ग के पुत्र को पवित्र रक्त प्राणी पर अपना गुस्सा निकालना पड़ा। तीर के बाद तीर, पवित्र रक्त प्राणी और भी ज्यादा दर्द में था और जोर से चीख रहा था। अपने खून से लथपथ पंख फड़फड़ाते हुए वह जीव पहाड़ की चोटी पर लौटना चाहता था, लेकिन वह इतना घायल हो गया था कि उड़ नहीं सकता था। बेतहाशा पंख फड़फड़ाते हुए वह अभी भी गिर रहा था। अचानक वह ढलान पर उड़ गया और अपने पंजों से एक पत्थर को पकड़ लिया और उसकी उंगलियों ने पत्थर में मक्खन की तरह 4 छेद कर दिए। पवित्र रक्त वाले उस जीव ने और जोर से पकड़ लिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। हम इसे ऊपर चढ़ने नहीं दे सकते। किन्हुआन ने अपनी राक्षसी आत्मा को बुलाया और एक सुनहरे शेर का रूप धारण कर लिया और उस प्राणी द्वारा छोड़े गए छिद्रों का उपयोग करके ऊपर चढ़ गई। हानसेन चिंतित था, अगर किन्हुआन चला गया तो वह स्वर्गपुत्र का निशाना बन जाएगा। हानसेन ने शेर की पूंछ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और अचानक उसे ऊपर खींच लिया गया। किन्हुआन ने उसे एक तीखी नज़र से देखा, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उसे देखा ही न हो और फिर भी उसकी पूंछ पकड़े रहा। किन्हुआन के पास हानसेन को पीटने का समय नहीं था और वह पूरी गति से उस जीव का पीछा करने लगा। पवित्र रक्त वाले प्राणी को अपनी शूटिंग रेंज से बाहर जाते देख स्वर्ग के पुत्र ने अपना धनुष और बाण रख दिया और अचानक 9 फीट से अधिक लंबे काले वानर का रूप धारण कर लिया। स्वर्ग का पुत्र तेजी से ढलान की ओर दौड़ा और दूसरे पर्वतारोहियों से कहीं ज्यादा तेज गति से चढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह जमीन पर दौड़ रहा हो। छोड़ दो, किन्हुआन चिल्लाए। वह उस पवित्र प्राणी के साथ नहीं चल पा रही थी क्योंकि हानसेन उसकी पूंछ खींच रहा था। हानसेन ने जल्दी से उसकी पूंछ छोड़ दी। स्वर्गपुत्र उस पवित्र प्राणी को मारने की जल्दी में था, इसलिए उसके पास हानसेन को नुकसान पहुंचाने का समय नहीं था। स्वर्गपुत्र सचमुच एक कमीना है। उसके पास इतनी मजबूत उत्परिवर्ती पशु आत्मा है, फिर भी उसने हमें ऊपर भेज दिया और हमें खतरे में डाल दिया। हानसेन को जलन हुई जब उसने बंदर को अविश्वसनीय गति से ऊपर चढ़ते देखा। उसके पास खूनी कातिल तो था, लेकिन उसकी ताकत जमीन पर उसकी सर पर दौड़ने की रफ्तार और उसके इंसानी हाथों जैसी फुर्ती थी। इतने ऊंचे पहाड़ों पर खूनी कातिल अपने 4 खुरों से कभी नहीं चढ़ सकता था। स्वर्गपुत्र जल्द ही स्वर्ण सिंह किन्हुआन से आगे निकल गया और पवित्र रक्त वाले प्राणी के ठीक पीछे आ गया। पहाड़ की चोटी पर पहले से मौजूद प्राणी ने स्वर्गपुत्र को देखते ही उस पर पंजे से हमला कर दिया। हानसेन ने एक ऐसी जगह ढूंढी जो ज्यादा ढलान वाली न हो और पहाड़ की चोटी पर चल रही लड़ाई को देखते हुए डूम्सडे को दोनों हाथों में थाम लिया। अपने तरकश से एक स्काईफॉल तीर निकालकर उसने पवित्र रक्त वाले प्राणी पर चलाया। उसने अपने बाणों से पवित्र रक्त प्राणी को बमुश्किल चोट पहुंचाए और 2 बाण स्वर्ग के पुत्र पर लगे, जो पवित्र रक्त प्राणी से लड़ रहा था। बेशक स्काईफॉल के तीर स्वर्ग के पुत्र को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह इतनी बुरी तरह से बनाया गया था कि यह उत्परिवर्ती प्राणियों की त्वचा को भी भेद नहीं पाएगा। हानसेन बस वार्म अप कर रहा था। आखिरकार उसके पास सिर्फ एक जेड स्टील का तीर था और वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसे इसमें सफलता मिले। लानत है, अगर तुम्हें धनुष चलाना नहीं आता तो गोली मत चलाना। अपने बेकार तीरों को दूर रखो, स्वर्गपुत्र गुर्राया, जिसे हानसेन ने 2 बार गोली मारी थी। किन्हुआन ऊपर की ओर दौड़ा और पवित्र रक्त वाले प्राणी पर हमला करने लगा। दूसरे लोग भी ऊपर चढ़ गए और उस प्राणी पर गोलियां चलाने लगे। हालांकि पवित्र रक्त वाला प्राणी मर रहा था, फिर भी वह शक्तिशाली था। पहाड़ की चोटी पर दहाड़ते हुए उसने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। न तो स्वर्गपुत्र और न ही किन्हुआन उसके पास पहुंच सके। अचानक स्वर्गपुत्र ने अपना रूप बदलकर अपने शरीर में वापस आ गया। उसने केवल 1 घंटे के लिए ही रूप बदला था, हालांकि अपने जीनो पॉइंट्स के साथ वह इससे भी ज्यादा समय तक रूप बदल सकता था। जब हानसेन सोच रहा था कि स्वर्गपुत्र क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने देखा कि स्वर्गपुत्र अपनी लाल पशु आत्मा तलवार को बुला रहा है और उसे प्राणी के खूनी पंख पर मार रहा है। किन्हुआन ने भी अपना रूप बदल लिया, अपना दुर्भावनापूर्ण तितली खंजर निकाला और उसे उस प्राणी पर भोंक दिया। पहाड़ की चोटी पर मौजूद कई अन्य लोगों ने भी पवित्र रक्त वाले प्राणी पर हमला करने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल किया। जीव बुरी तरह घायल हो गया और स्वर्ग के पुत्र ने उसके पंख पर 1 फुट लंबा घाव कर दिया। जीव अपने ही खून से नहा गया।
किन हुआन ने मौका पाकर अपना खंजर उस प्राणी के घाव में घोंप दिया और खंजर के जहर के कारण उसका खून अचानक काला हो गया। जोर से हमला करो, ये लगभग मर चुका है, कोई चिल्लाया। और फिर सबने अपना खेल तेज कर दिया। हान सेन जहां खड़ा था वहां से साफ देख सकता था कि स्वर्गपुत्र के गुर्गों में अद्भुत कौशल था। वे ढलान पर ऐसे चल रहे थे मानो समतल जमीन पर चल रहे हों। अगर वे उस जीव का ध्यान भटकाने के लिए वहां मौजूद न होते तो स्वर्गपुत्र और शिनहुआन इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो पाते। ये देखकर कि पवित्र रक्त वाला प्राणी लगभग मर चुका है, हानसेन ने डूम्सडे को पकड़ लिया और उस प्राणी को घूरते हुए उस पर निशाना साधने का मौका ढूंढने लगा। अगर वह प्राणी के मरने से पहले आखिरी वार कर देता तो उसे उसकी पशु आत्मा पाने का मौका मिल जाता। हालांकि मौका बहुत कम था, फिर भी मौका न मिलने से बेहतर था। स्वर्गपुत्र ने जोखिम उठाया और आखिरी हमले के लिए खुद भी ऊपर चढ़ गया। जो भी आखिरी वार करेगा वह जानवर की आत्मा अपने पास रख सकता है। आश्रय में यह एक सामान्य नियम था। कारण ये था कि केवल आखिरी वार करने वाले को ही पता चलता था कि उसे जानवर की आत्मा मिली है या नहीं, और किसी को पता नहीं चलता था कि वे झूठ बोल रहे हैं या नहीं। दरार, स्वर्गपुत्र की तलवार उस प्राणी की गर्दन में इतनी गहरी कट गई कि उसकी हड्डियां बाहर आ गईं और खून बहने लगा। उस जीव को एक बार फिर जानलेवा चोट लगी और वह पागल हो गया। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और अपने पंख भीड़ पर घुमाए, जिससे सभी पीछे हट गए। कांपता हुआ वह फिर से एक अलग पहाड़ की ओर उड़ गया। सबको पता था कि खून इतना ज्यादा बह रहा था कि वह जल्द ही मर जाएगा। स्वर्गपुत्र ने तुरंत अपना उत्परिवर्ती पशु आत्मा धनुष और बाण बुलाया और आकाश में उस प्राणी पर निशाना साधा। तीर उसके पंख में घुस गया। पवित्र प्राणी इसे और सहन नहीं कर सका और असहाय होकर अपने पंख फड़फड़ाते हुए गिरने लगा। वह बहुत तेजी से गिर रहा था और दूसरों के लिए उस पर गोली चलाना बहुत देर हो चुकी थी। स्वर्ग का पुत्र बहुत खुश था, क्योंकि भले ही पवित्र रक्त वाला प्राणी गिरकर मर गया था, फिर भी वह वही था जिसने आखिरी बार हमला किया था और उसके पास उसकी पशु आत्मा को पाने का मौका था। अचानक ढलान से एक मिश्र धातु का तीर चला और प्राणी की घायल गर्दन में गायब हो गया। स्वर्ग का पुत्र अचानक क्रोधित हो गया और बाकी सब स्तब्ध रह गए। पलक झपकते ही पवित्र रक्त वाला प्राणी पहाड़ की तलहटी में गिरकर मर गया। पवित्र रक्त प्राणी बैंगनी पंखों वाला अजगर मारा गया। बैंगनी पंखों वाले अजगर की पवित्र रक्त पशु आत्मा प्राप्त हुई। बैंगनी पंखों वाले अजगर का मांस खाकर यादृच्छिक रूप से 0 से 10 पवित्र रक्त जीनोन प्राप्त करें। हानसेन के मन में आवाज गूंजी। हानसेन खुशी के मारे लगभग आंसू बहाने ही वाले थे। हालांकि उन्होंने निराशा, लाचारी और हताशा का दिखावा करने में कामयाबी हासिल कर ली। पहाड़ की चोटी पर सब उसे देख रहे थे, खासकर स्वर्गपुत्र। अगर वह अपनी नज़र से मार सकता था तो हानसेन लाखों बार मरा होगा। हालांकि यह एक सामान्य नियम था, हानसेन ने मन बना लिया कि वह ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसे राक्षसी आत्मा मिली है, वरना स्वर्ग का पुत्र उसे जरूर मार डालेगा। जिन लोगों ने उनका निराश चेहरा देखा उन्होंने इसे पूरी तरह से स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन किसी तरह उन्हें अच्छा महसूस हुआ। जब सभी लोग पहाड़ से नीचे आ गए तो स्वर्गपुत्र ने हानसेन का कॉलर पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम्हें पशु आत्मा मिली है? नहीं, हानसेन ने जोर देकर कहा कि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। स्वर्गपुत्र को संदेह हुआ और उसने हानसेन को पीटने की कोशिश की, लेकिन किन जुबान ने उसे रोक दिया। स्वर्ग के पुत्र, मेरे आदमी ने कोई नियम नहीं तोड़ा। उसने कहा कि उसे यह नहीं मिला, और अगर उसे मिला भी तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम उससे इसे तुम्हें सौंपने के लिए कहो, किन हुआन ने गंभीर भाव से कहा। हानसेन उसके गिरोह में था। अगर स्वर्ग के पुत्र ने उसे पीटा तो भविष्य में उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा। स्वर्गपुत्र ने हानसेन को बहुत देर तक घूरा, फिर वह बैंगनी पंखों वाले ड्रैगन के मृत शरीर की ओर बढ़ा, हानसेन का तीर निकाला और उसे 2 हिस्सों में तोड़ दिया। बैंगनी पंखों वाले ड्रैगन के मृत शरीर को लपेटने के बाद सभी लोग स्टील आर्मर अभयारण्य में लौट आए और किन जुबान ने हानसेन को अपने कार्यालय में बुलाया। क्या तुम्हें जानवर की आत्मा मिल गई? किन जुबान ने हानसेन को घूर कर देखा। स्टेशन मास्टर, मुझे सचमुच वह राक्षस आत्मा नहीं मिली। अगर मुझे ये पता होता तो मैं कभी तीर नहीं चलाता, हानसेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। किन हुआन को उस पर विश्वास नहीं हुआ। नाटक करना बंद करो। अगर तुमने जानवर की आत्मा हासिल कर ली है तो मैं तुम्हारा भी फायदा नहीं उठाऊंगा। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं पैसे देने को तैयार हूं। मैं तुम्हें पहले ही पैसे दे सकता हूं। स्टेशन मास्टर, अगर मैं पैसे नहीं कमाना चाहता तो मैं मूर्ख होऊंगा। मुझे सचमुच जानवर की आत्मा नहीं मिली। अगर मैं आपको दिखा पाता तो जरूर दिखाता। हानसेन उदास लग रहा था। किन शुवान को लगा कि हानसेन की भावनाएं सच्ची थीं। उसने भौहें चढ़ाईं और उससे कहा, तो फिर भूल जाओ। इन दिनों कहीं अकेले मत जाना और बुलसाई में ही रहना। स्वर्ग का पुत्र तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर सकता है। मैं अच्छा व्यवहार करूंगा। हानसेन ने सिर हिलाया।
बुलसाई की ओर वापस आते हुए सू शियाओकियाओ ने हान सेन की गर्दन में हाथ डाला और पूछा, सेन, मैंने सुना है कि तुमने आखिरी हमला किया था। क्या तुम्हें जानवर की आत्मा मिल गई? काश, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास एक आदिम पशु आत्मा भी नहीं है। पवित्र रक्त की तो बात ही छोड़ दीजिए, हान सेन ने कंधे उचकाते हुए कहा। ठीक है, जानवरों जैसी आत्माएं मिलना बहुत मुश्किल है। हम सब डॉलर जितने भाग्यशाली नहीं हो सकते, सू शियाओकियाओ ने आह भरते हुए कहा। उसे ज्यादा शक नहीं था। आखिरकार जानवरों जैसी आत्मा मिलने की संभावना बहुत कम थी। हाल ही में आपको आश्रय छोड़ने से सावधान रहना होगा। हालांकि आपको जानवर की आत्मा नहीं मिली, लेकिन स्वर्ग का पुत्र आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा, सू शियाओकियाओ ने कहा। मुझे पता है। हान सेन ने सू शियाओकियाओ के कंधे पर थपथपाया और सोचा, वह एक अच्छा आदमी लगता है। अपने कमरे में वापस आकर हान सेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और अपनी नई पशु आत्मा की समीक्षा करने लगा। पवित्र रक्त बैंगनी पंख वाले ड्रैगन की पशु आत्मा का प्रकार उड़ने वाला। परिचय संक्षिप्त था, लेकिन हान सेन को इस प्रकार की पशु आत्मा के बारे में सुनी हुई बहुत सी बातें याद आ गईं। उड़ने वाली पशु आत्मा का मतलब था कि वह पंखों में बदल सकती है जो उसके मालिक को पक्षी की तरह उड़ने की क्षमता दे सकते हैं। बिना हवाई जहाज जैसे उपकरणों की जरूरत के आसमान में उड़ना वाकई एक सपने के सच होने जैसा था। सबसे खास बात यह थी कि उड़ने की क्षमता के साथ ईश्वर के अभयारण्य में जीवित रहना बहुत आसान हो जाता था। एक उड़ने वाली पशु आत्मा आपको वहां भी जाने की अनुमति देती थी जहां आम लोग नहीं पहुंच सकते थे। उड़ने वाले जानवरों की आत्माएं बहुत महंगी थीं, उसी स्तर की आकार बदलने वाली जानवरों की आत्मा से भी ज्यादा। इसके अलावा भगवान के अभयारण्य में उड़ने वाले जानवरों की आत्माएं इतनी दुर्लभ थीं कि अगर आपके पास पैसे भी हों तो भी आप उन्हें खरीद नहीं पाएंगे। कमाल है, एक पवित्र रक्त से उड़ने वाली पशु आत्मा। मुझे आश्चर्य है कि पूरे प्रथम ईश्वर के अभयारण्य में ऐसी कितनी आत्माएं मौजूद हैं। हान सेन इतना उत्साहित था कि वह लगभग उछल पड़ा। आदिम उड़ने वाली पशु आत्माओं की गति कम थी और वे उपयोगकर्ताओं को बहुत ऊपर तक नहीं जाने देती थीं। वे लोगों को जमीन से केवल 10 फीट ऊपर ही ले जा सकती थीं। उत्परिवर्ती उड़ने वाले पशु आत्माएं बेहतर थीं, लेकिन फिर भी धीमी और अनाड़ी थीं। पवित्र रक्त वाले उड़ने वाले पशु आत्माएं बाकियों से कहीं बेहतर थीं। लेकिन हान सेन ने स्टील आर्मर सेंचुरी में उत्परिवर्ती उड़ने वाले पशु आत्माओं को भी कभी नहीं देखा था। बेशक, इसका कुछ संबंध इस तथ्य से था कि स्टील आर्मर शेल्टर के पास उड़ने वाले जीव कम थे। हान सेन के लिए पंख बुलाना कमरा सेफी छोटा था। जब वह उत्तेजना से शांत हुआ तो उसकी नज़र तांबे के दांतों वाले जानवर पर पड़ी जो पूरी तरह से बैंगनी और चमकदार हो गया था, मानो उसे पॉलिश किया गया हो। पवित्र रक्त। तांबे के दांत वाला जानवर एक पवित्र रक्त प्राणी में विकसित हो गया है। हान सेन जानवर को घूरते हुए अकथनीय खुशी से भर गया। 3 महीने से हान सेन परिणाम को लेकर चिंतित था, लेकिन अब उसे पक्का यकीन हो गया था। हर 3 महीने में वह किसी प्राणी को पवित्र रक्त प्राणी में विकसित करवा सकता था। अगर यह बात निकल गई तो सब पागल हो जाएंगे। आज की तरह इतने बड़े समूह के लिए बैंगनी पंखों वाले अजगर का शिकार करना कितना मुश्किल था, और उसके मारे जाने के बाद समूह का हर सदस्य उसका मांस बांटता था। स्वर्ग पुत्र के गिरोह को बड़ा हिस्सा मिलता और किन शुवान के गिरोह को बाकी। सबको अपना अपना हिस्सा मिलने के बाद पूरे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा कितने जीनो पॉइंट दे सकता है। इस तरह का शिकार, जिसमें बहुत सारे संसाधन और मेहनत लगती है, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही होता और सफलता की दर ज़्यादा से ज़्यादा 50% होती। फिर भी हान सेन हर 3 महीने में एक पूरे पवित्र रक्त प्राणी का मांस अपने लिए पा सकता था। स्वर्ग पुत्र और किन्हुआन दोनों हान सेन से कई वर्ष बड़े थे, लेकिन वे अभी भी द्वितीय ईश्वर के अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए विकसित नहीं हुए थे, जिसका अर्थ था कि पवित्र जीनों अंकों को अधिकतम करने में बहुत समय और प्रयास लगता था। स्वर्ग पुत्र के पीछे स्टारी ग्रुप था और किन शुवान के पीछे सेना। वे भी 10 साल में पवित्र जीनो पॉइंट्स की अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच पाए। अगर उनकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो उन्हें 15 साल या उससे भी ज्यादा समय लग सकता था। अब काले क्रिस्टल के साथ हान सेन को अधिकतम पवित्र जीनो पॉइंट के साथ विकसित होने के लिए अधिकतम 5 वर्षों की आवश्यकता थी। हान सेन की पहली प्रतिक्रिया तांबे के दांत वाले जानवर को मारने और उसका मांस खाने की नहीं थी, बल्कि एक जीवित आदिम प्राणी खरीदने के लिए चौक पर जाने की थी। वह अगले पवित्र रक्त वाले प्राणी को खिलाने में कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके अलावा स्वर्ग के पुत्र के प्रतिशोध के डर से वह शिकार पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। खरीदे हुए आदिम जीव को अपने कमरे में वापस ले जाकर हान सेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पवित्र रक्त वाले तांबे के दांत वाले जानवर को मार डाला। वह जंगली पवित्र रक्त वाले जीव से कहीं कम ताकतवर था और आसानी से मारा जा सकता था। पवित्र रक्त वाले तांबे के दांत वाले जानवर को मार दिया गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। इसका मांस खाकर यादृच्छिक रूप से 1 से 10 पवित्र जीनो अंक प्राप्त करें। हालांकि कोई जानवर की आत्मा नहीं मिली, फिर भी हान सेन बहुत खुश था। उसने जल्दी से एक बर्तन तैयार किया और स्टू बनाने के लिए तैयार हो गया।
तांबे के दांत वाले जानवर का मांस खाया गया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। तांबे के दांत वाले जानवर का मांस खाया गया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। 2 दिन बाद हान सेन ने तांबे के दांत वाले जानवर के मांस से भरा एक बड़ा बर्तन खत्म कर दिया और हड्डियां भी चूस लीं। उसने हड्डियों को आग में फेंक दिया ताकि कुछ भी न बचे। उसके पहले के 18 अंकों में कुल 7 पवित्र जीनो अंक जुड़ गए थे। अब हान सेन के पास 25 पवित्र जीनो अंक थे और उसकी फिटनेस और भी बेहतर हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसमें असीम शक्ति आ गई हो। पिंजरे में बंद उस आदिम चीखने वाले जानवर को देखकर हान सेन अपने होठों को चटखाने से खुद को नहीं रोक सका। चीखने वाले जानवर अपेक्षाकृत छोटे होते थे और उनमें बाल नहीं होते थे, इसलिए जब उनका विकास पूरा हो जाता तो वह उन्हें पूरी तरह से बर्तन में डाल सकते थे। इसीलिए हान सान ने एक चीखने वाले जानवर को विकसित करने के लिए चुना था। कल किन ने बैंगनी पंखों वाले अजगर का मांस अपने साथियों में बांट दिया था। उसके पास शरीर का बस एक छोटा सा हिस्सा था, इसलिए हर किसी को बस एक टुकड़ा, शरीर का लगभग 1,000वां हिस्सा मिलेगा, जो किसी काम का नहीं होगा। इसलिए ज़्यादातर लोगों की तरह हान सेन ने भी मांस के टुकड़े की बजाय इनाम में $2 लाख लेना चुना। हान सेन के पास अभी भी पैसे की कमी थी। अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए पैसे की ज़रूरत थी और उसे कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी। जब उसने अपना बैंक खाता चेक किया तो पाया कि उसके पास अभी भी सिर्फ $3 लाख से भी कम पैसे हैं। 3 लाख, एक जेड स्टील के तीर की कीमत इतनी होगी? हान सेन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। स्वर्ग के पुत्र द्वारा अपना जेड स्टील का तीर तोड़ दिए जाने के बाद उसने उसके पुर्जे इकट्ठा कर लिए थे और देखना चाहता था कि क्या वह विक्रेता को उसकी मरम्मत के लिए पैसे दे सकता है। मुझे अपने लिए एक 20 सोल एरो लेना होगा। जेड स्टील के तीर महंगे थे और उतने सुविधाजनक नहीं थे। अगर मेरे पास 20 सोल एरो होता तो मुझे नए तीर खरीदने या निशाना लगाने के बाद तीर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हान सेन ने सोचा, 20 सोल एरो कहाँ मिलेगा? उसे आदिम पशु आत्मा वाले तीरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जो उसके जेड स्टील वाले तीर से बमुश्किल ही बेहतर थे, लेकिन कहीं ज़्यादा महंगे थे। हान सेन को एक उत्परिवर्ती पशु आत्मा वाला तीर चाहिए था, जैसा कि सन ऑफ हेवन और यांग मानली इस्तेमाल करते थे। कुछ सोचने के बाद हान सेन यांग मानली से पूछने को तैयार हुआ कि उसने किस प्राणी से अपना उत्परिवर्ती पशु आत्मा तीर प्राप्त किया था। शायद वह भी उसका शिकार करके अपनी किस्मत आजमा सके। लगता है यांग मानली मुझे नापसंद करती है। मुझे डर है कि वो मुझे बताएगी नहीं। छोड़ो, मैं कई दिनों से घर नहीं गया हूँ। मैं वापस जाकर स्काईनेट पर खोजूंगा कि यहाँ आसपास तीर वाले जानवर की आत्माएं कहाँ मिलती हैं। हान सेन ईश्वर के अभयारण्य से टेलीपोर्ट हो गया। जब वह घर लौटा तो उसकी माँ अभी भी द्वितीय ईश्वर के अभयारण्य में थी और हान यान स्कूल में था। नहाने के बाद उसने स्काईनेट पर खोजबीन शुरू की। वहाँ स्टील आर्मर सेंचुरी के कई पूर्व सदस्यों ने अपने अनुभव लिखे थे। हालांकि ज़्यादातर लेख हान सेन के लिए बेकार थे, फिर भी उसे एक उपयोगी लेख ज़रूर मिल गया। हान सेन ध्यान से पढ़ने ही वाला था कि अचानक उसे दरवाजे की घंटी सुनाई दी। मॉनिटर से देखा तो दरवाजे पर जूशी और उसका भाई फैंग जिंकी खड़े थे। वह यहाँ क्यों है? हान सेन जानता था कि फैंग जिंकी उसे पसंद नहीं करती और उनके बीच पहले भी कुछ झगड़े हुए थे, इसलिए उसने फैंग जिंकी को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी। दरवाज़ा खोलते हुए हान सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, शी, तुम कई सालों से मेरे घर नहीं आए हो। जूशी थोड़ा असहज दिखी और फुसफुसाई, अगर यह अच्छा समय नहीं है तो हम बस चले जाएंगे। हालांकि उसने फैंग जिंकी को दूर खींचने की कोशिश की। फैंग जिंकी स्थिर खड़ी रही और हान सेन की ओर मुस्कुराई। दोस्तों के लिए यह हमेशा अच्छा समय होता है ना? सचमुच। हान सेन पहले ही समझ गया था कि फैंग जिंकी मुसीबत ढूंढ रहा था। फॉन्ग जिंकी और जूशी को अंदर आने देते हुए हान सेन ने उन्हें पानी की 2 बोतलें दी। माफ़ करना, यहाँ सिर्फ पानी है। कोई बात नहीं। फॉन्ग जिंकी ने पानी को छुआ तक नहीं और पूछा, सेन, तुम किस आश्रय में हो? स्टील आर्मर शेल्टर, हान सेन ने उत्तर दिया। सेन, तुम भी स्टील आर्मर शेल्टर में हो? हान हाउ ने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जूशी थोड़ा चौंकी। हान सेन ने उदासीनता से कहा, शायद हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले। जूशी ने स्पष्ट रूप से इसे नहीं खरीदा, लेकिन उसने पूछना जारी नहीं रखा। फॉन्ग जिंकी ने कहा, ऐसा हुआ कि मेरा एक सहपाठी भी वहाँ है। उसका नाम फिस्ट गाय है। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? 3 प्रमुख नेताओं में से एक। उनके बारे में न सुनना मुश्किल होगा, हान सेन ने कहा। बहुत बढ़िया। फैंग जिंकी ने हान सेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, पिछली बार तुमने मुझे एक रस्म दी थी, इसलिए आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। पता नहीं तुम्हें इसमें रुचि है या नहीं। मुझे तोहफे पसंद नहीं। तुम्हारे आने से मैं पहले ही खुश हो गया हूँ। जूशी के परेशान चेहरे को देखते हुए हान सेन ने सिर हिलाया और कहा, वह कोई परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था और उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। एक उत्परिवर्ती पशु आत्मा, क्या तुम्हें अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं है? फैंग जिंकी ने धीरे से पूछा। एक उत्परिवर्ती पशु आत्मा,
हान सेन ने उसे देखा, थोड़ा हैरान। उसे तुरंत समझ आ गया कि फैंग जिंकी ने फिस्ट गाय का जिक्र क्यों किया था। फैंग जिंकी ने हान सेन की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा, चलो युद्ध के गड्ढे में चलते हैं और लड़ते हैं। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं फिस्ट गाय को तुम्हें एक उत्परिवर्ती जानवर की आत्मा देने दूंगा। सेन, इस उपहार के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर हान सेन पर निर्भर होता तो वह जरूर मान लेता। हालांकि वह जानता था कि ज़ूशी नहीं चाहेगी कि वह उसके भाई से लड़े, इसलिए उसने बस इतना कहा, मैं म्यूटेंट बीस्ट सोल को स्वीकार नहीं कर सकता। अगर तुमने खाना नहीं खाया है तो मैं हमारे लिए खाना बना दूंगा। फैंग जिंकी को लगा कि हान सेन को उस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने कॉमलिंक उठाया और एक नंबर डायल किया। अचानक एक हंक की होलोग्राफिक तस्वीर सामने आई। हंक ने फैंग जिंकी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिंकी, हमें एक दूसरे को देखे हुए बहुत समय हो गया। फिस्ट गाय, मुझे आपकी मदद चाहिए। स्टील आर्मर शेल्टर में मेरा एक दोस्त है और मैं चाहता हूं कि आप उसकी देखभाल करें। क्या आप उसे एक म्यूटेंट बीस्ट सोल देंगे? फैंग जिंकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। अगर कोई मुझसे ऐसा मांगे तो मैं उन्हें भगा दूंगा। चूंकि तुम ही पूछ रहे हो तो अपने दोस्त को मेरे पास आश्रय गृह में भेज दो। और याद रखना, तुम पर भी मेरा एक कर्ज है, फिस्ट गाय ने जवाब दिया। फोन रखने के बाद फैंग जिंकी ने हान सेन की ओर देखा और पूछा, अब क्या आप मेरा उपहार स्वीकार करने को तैयार हैं? हान सेन जानता था कि फैंग जिंकी ने उसे गलत समझा है। उसने फैंग जिंकी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, चलो लड़ाई के गड्ढे में नहीं जाते। क्या तुम मेरे साथ यहीं घर पर एक छोटा सा खेल खेलोगे? ज़ूशी ने हान सेन को अस्वीकृति भरी नज़र से देखा, लेकिन इस बार हान सेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। हान सेन जानता था कि फैंग जिंकी जैसा आदमी तब तक हार नहीं मानेगा जब तक वह हार न जाए। कौन सा खेल? फैंग जिंकी ने भौहें चढ़ाईं। क्या तुमने कभी रेड हैंड खेला है? हान सेन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। फैंग जिंकी ने अपना मुंह नीचे कर लिया, बेशक, लेकिन ये बहुत आसान खेल है। रेड हैंड्स दो खिलाड़ियों के बीच खेला जाने वाला एक खेल था। एक खिलाड़ी स्लैपी अपने हाथों की हथेलियां नीचे की ओर, दूसरे खिलाड़ी स्लैपर के हाथों के ऊपर रखता था। थप्पड़ मारने वाला अपने हाथों को स्लैपी के हाथों के नीचे, हथेलियां ऊपर की ओर रखता था। दोनों खिलाड़ियों के हाथ एक दूसरे को छूते हुए होने चाहिए। थप्पड़ मारने वाला आक्रामक था और अपने हाथों को आगे लाकर अपने प्रतिद्वंद्वी के हाथों के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा था। ये पर्याप्त गति से किया जाना चाहिए, क्योंकि थप्पड़ खाने वाले का लक्ष्य थप्पड़ से बचने के लिए अपने हाथों को उस जगह से दूर और बाहर खींचना था जहां हाथ ओवरलैप हो रहे थे। अगर थप्पड़ मारने के दौरान थप्पड़ मारने वाला थप्पड़ खाने वाले के हाथों को छूने से चूक जाता है तो भूमिकाएं बदलनी होंगी। अगर हमारे हाथ एक दूसरे को छुएं तो यह आसान होगा। क्या हम बिना हाथ छुए खेलें? हान सेन अभी भी मुस्कुरा रहा था। कोई बात नहीं, फैंग जिंकी हंसे। लाल हाथ मुख्य रूप से व्यक्ति की सजगता का परीक्षण करते हैं और फैंग जिंकी को विश्वास था कि उसकी सजगता हान सेन से बेहतर थी। इसके अलावा फैंग जिंकी को इस खेल के नियम पर भी खुशी थी कि जब तक थप्पड़ मारने वाला थप्पड़ खाने वाले को मार सकता है तब तक उनकी भूमिकाएं नहीं बदलेंगी। फैंग जिंकी इस नियम का फायदा उठाकर हान सेन के हाथों पर इतनी जोर से थप्पड़ मारना चाहता था कि वह अपना हाथ भी न उठा सके। तो जब तक थप्पड़ मारने वाले का हाथ हिलता रहेगा उसे थप्पड़ ही माना जाएगा और वह उसे वापस नहीं ले सकता। हान सेन ने पहले नियम तय किए। ठीक है, मैं तुम्हें पहले थप्पड़ मारने दूंगा। फैंग जिंकी बहुत आश्वस्त था और उसने अपनी बाहें फैला दीं। हान सेन ने अपनी बाहें नहीं फैलाईं, बल्कि फैंग जिंकी की ओर मुस्कुराया। जिंकी, तुमने कहा था कि वहां एक उत्परिवर्ती पशु आत्मा होगी। फैंग जिंकी बेवकूफ़ नहीं था। हालांकि उसे एक उत्परिवर्ती जानवर की आत्मा की परवाह नहीं थी, लेकिन वह नहीं चाहता था कि हान सेन उसका फायदा उठाए। उसने कहा, एक उत्परिवर्ती जानवर की आत्मा युद्ध के गड्ढे में लड़ाई के लिए होती है। चूंकि अब हम रेड हैंड खेल रहे हैं, चलो इसे एक इनाम मान लेते हैं। अगर तुम मुझे थप्पड़ मार सको तो तुम इसे जीत सकते हो। जिंकी, ये मजाक नहीं है, और मैं तुम्हारा फायदा भी नहीं उठाना चाहता। हान सेन ने सोचा और कहा, जानवर वाली आत्मा की बात छोड़ो। चलो इनाम $10,000 कर देते हैं। हर बार जब तुम मुझे थप्पड़ मारोगी मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, और हर बार जब तुम मुझे थप्पड़ मारोगी मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। तुम क्या सोचती हो? हान सेन को किनशुवान से मिला म्यूटेंट बीस्ट सोल पालतू म्याउंट बेकार था और बहुत खाता था। इस तरह हान सेन को सबक मिल गया और उसने पैसे मांगे क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कौन सी बीस्ट सोल होगी। बिल्कुल सही, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, लेकिन 10,000 बहुत कम है। 1,00,000 कैसा रहेगा? फैंग जिंकी ने हान सेन की तरफ देखा। हान सेन ने अपना सिर हिलाया। हम सब दोस्त हैं, बहुत ज्यादा खोने से हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंच सकता है। ज़ूशी ने जल्दी से कहा, ठीक है, ये सिर्फ एक खेल है, ज्यादा पैसे दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। 10,000 पहले से ही बहुत ज्यादा है।
चूंकि आप हारने से डरते हैं तो हम 10,000 पर ही टिके रहेंगे। फोंग जिंकी ने कंधे उचका दिए। हान सेन कुछ नहीं बोला, बस फैंग जिंकी को देखकर मुस्कुराता रहा। अब उसकी नज़र में फैंग जिंकी कोई इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता एटीएम था। फैंग जिंकी उसके पास ठीक उसी समय आया जब उसे पैसों की चिंता थी। उसे बस स्वीकार करना था। यदि प्रतिद्वंद्वी उससे ज़्यादा मजबूत नहीं है तो हान सेन का मानना है कि वह लाल हाथों से खेलते हुए अधिकांश लोगों को हरा सकता है। अपने प्रतिद्वंदियों की समझ और टाइमिंग बेहतरीन थी। काला क्रिस्टल मिलने से पहले वह इसी से अपना गुजारा करता था। फैंग जिंकी, जो सोचता था कि खेल सिर्फ रिफ्लेक्स का खेल है, उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें पहले थप्पड़ मारने दूंगा। फैंग जिंकी ने फिर हाथ बढ़ाया। उसे नहीं लगा कि हान सेन के पास कोई मौका है। हान सेन की उम्र को देखते हुए वह ईश्वर के अभयारण्य में 1 साल से भी कम समय तक रहा था, इसलिए उसे ज़्यादा जीनो पॉइंट नहीं मिल सकते थे। इसके अलावा उसके परिवार की स्थिति भी उसे उन्नत जीवों का मांस खरीदने की इजाज़त नहीं देती थी। फैंग जिंकी खुद कई सालों से गॉड सेंचुरी में रह चुका था और उसने कई जीनो पॉइंट्स हासिल कर लिए थे। इसलिए उसकी फिटनेस और रिफ्लेक्स हान सेन से कहीं बेहतर होंगे और हान सेन शायद उसे मार भी नहीं पाएगा। ठीक है। हान सेन ने अपने हाथ फैंग जिंकी के हाथों के नीचे रखे और उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखी। हान सेन ने अपने हाथ स्थिर रखे और फिर पूछा, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? ये हान सेन का हाथ फैंग जिंकी के हाथों के पीछे थपथपा, इससे पहले कि फैंग जिंकी अपना जवाब पूरा कर पाता। 10,000, हान सेन ने कहा। शी, लिख लो, इसे लिख लो, फैंग जिंकी ने दांत पीसते हुए जूशी से कहा। जूशी ने जल्दी से अपने कॉमलिंग पर होलोग्राफिक नोटबोर्ड खोला और एक रेखा खींची। फिर से फैंग जिंकी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? हान सेन ने फिर पूछा। फैंग जिंकी ने बस सिर हिलाया, बिना पलक झपकाए हान सेन के हाथों को जी भरकर देखता रहा। सबक सीखकर फैंग जिंकी ने कसम खाई कि वह हान सेन के हाथों फिर कभी धोखा नहीं खाएगा। हान सेन ने इस बार जल्दबाजी नहीं की और जूशी से बात करने के लिए मुड़ा। शी, क्या तुम एक मज़ेदार कहानी सुनना चाहती हो? अब जूशी आश्चर्यचकित थी। हान सेन ने सिर हिलाया और बोला, एक प्यारा सा पिल्ला रेगिस्तान में सफ़र कर रहा था। वह काफ़ी पानी और खाना लेकर आया था, फिर भी 2 दिन बाद मर गया। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसकी मौत क्यों हुई? क्या रेत का तूफान आया था? नहीं, मौसम ठीक था। क्योंकि यह खो गया था। हान सेन ने कहा, वहाँ पानी और भोजन प्रचुर मात्रा में था, इसलिए यदि वह खो भी जाता तो भी नहीं मरता। मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती। ये क्यों मर गया? जूशी अब और अंदाज़ा नहीं लगाना चाहती थी क्योंकि वह लाल हाथों के परिणाम को लेकर घबराई हुई थी। क्योंकि उस प्यारे पिल्ले को रेगिस्तान में बिजली का खंभा नहीं मिला, इसलिए उसका मूत्राशय फट गया, हान सेन ने हंसते हुए कहा। जूशी शर्मा गई। सेन, ये तो बहुत घटिया बात है। अश्लील, फैंग जिंकी ने गंभीर चेहरे के साथ कहा और अचानक उसके हाथों के पीछे दर्द महसूस हुआ। स्नैप, फैंग जिंकी को अपनी लापरवाही पर पछतावा हुआ और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी हार का दोष हान सेन की धूर्तता पर भी मढ़ा। अगर हान सेन ने जूशी को वह अश्लील कहानी न सुनाई होती तो उसका ध्यान भटकता नहीं और वह हान सेन को मौका नहीं दे पाता। और 10,000, हान सेन ने जूशी से कहा। फिर से फैंग जिंकी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। जब हान सेन तैयार हो गया तो उसने जूशी से कहा, एक और प्यारा पिल्ला रेगिस्तान में पानी और खाने के साथ घूम रहा था। उसे एक बिजली का खंभा मिला, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। क्या तुम बता सकती हो कि क्यों? क्यों? स्नोशी ने गंभीरता से सोचा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं सूझा। मैं तुमसे पूछ रहा था। हान सेन ने फैंग जिंकी को नज़रअंदाज किया और जूशी की ओर देखने लगा। मुझे इसका उत्तर नहीं पता, जूशी ने कहा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खंभे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, पेशाब वर्जित क्षेत्र, और फिर पिल्ले का मूत्राशय फिर से फट गया। स्नोशी जोर से हंस पड़ी। फैंग जिंकी जानता था कि यह हान सेन की चाल थी उसे विचलित करने के लिए, लेकिन वह हान सेन को अनदेखा करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका और हान सेन से कहा, क्या आप इसके बजाय कहानियां सुनाना पसंद करेंगे? स्नैप, हान सेन के हाथों ने एक बार फिर उसके हाथों के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारे, जो 3 थप्पड़ों के बाद लाल हो गए थे। हालांकि फैंग जिंकी का चेहरा उसके हाथों से ज्यादा लाल था। फिर आओ, फैंग जिंकी ने अपने दांत पीस लिए और अपनी बाहें फिर से फैला दीं। हान सेन ने अपने हाथ पीछे कर लिए और अपनी कहानी जारी रखी। एक और प्यारा पिल्ला रेगिस्तान में पानी और खाने के साथ सफ़र कर रहा था और उसे एक बिजली का खंभा मिला जिस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई। क्या तुम बता सकते हो कि क्यों? फैंग जिंकी का ध्यान हान सेन की कलाइयों पर था। वह न तो हान सेन से बात कर रहा था और न ही उसे देख रहा था। इस बार वह हान सेन को अपना ध्यान भटकाने का कोई मौका नहीं देगा। हान सेन द्वारा जूशी को जवाब बताने के बाद फैंग जिंकी अभी भी हान सेन की कलाइयों को घूर रही थी।
छोटे बदमाश, जब थप्पड़ मारने की मेरी बारी आएगी तो तुम सबक सीख जाओगे, फॉन्ग जिंकी ने सोचा। फैंग जिंकी को अभी भी ध्यान केंद्रित करते देख हान सेन ने आह भरी और कहा, जिंकी, तुम बहुत शांत हो। मैं 2 दशकों से लाल हाथों का राजा रहा हूं और अभी तक कोई भी मेरी कहानी से बच नहीं सका। तुम वास्तव में प्रभावशाली हो। बकवास बंद करो, फैंग जिंकी ने कहा और अचानक अपना चेहरा बदल लिया। बहुत देर हो चुकी थी। हान सेन ने एक बार फिर उसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारा। फैंग जिंकी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान सेन उसे फिर से धोखा देगा। फिर से फैंग जिंकी ने अपने दांतों को भींच लिया और शब्द को जोर से बोला, जिससे जूशी चिंतित हो गई। हान सेन ने अपने हाथ ठीक से रखे और इस बार कोई कहानी नहीं सुनाई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ फैंग जिंकी से कहा, क्या तुम्हें लगा कि मैं सिर्फ इसलिए जीत गया क्योंकि तुम ध्यान भटक गई थी? फैंग जिंकी ने हान सेन को अनदेखा कर दिया, जैसे कि वह हान सेन की कोई बात सुन ही नहीं पा रहा था। आसमान भी गिर जाए तो भी मैं नहीं हिलूंगा। फैंग जिंकी ने सोचा, इस राउंड को जीतने और हान सेन की धज्जियां उड़ाने का पक्का इरादा कर लिया था। जब वह थप्पड़ मारने वाला बनेगा तो वही जूशी को कहानियां सुनाएगा और हान सेन के हाथों पर मारेगा। ये देखकर कि फैंग जिंकी अभी भी ध्यान केंद्रित कर रही थी, हान सेन ने आह भरी और कहा, जिंकी, तुम सचमुच लाल हाथों से खेलने में माहिर हो। अब मैं ध्यान केंद्रित करूंगा और तुमसे निपटने के लिए अपने कौशल का 30% तक उपयोग करूंगा। हान सेन को दिखावा करते देख जूशी जोर से हंस पड़ी। फैंग जिंकी अभी भी हान सेन की कलाइयों को घूर रही थी। ध्यान दें, मैं लाल हाथों वाले राजा के गुप्त कौशल का उपयोग करूंगा। हान सेन अचानक दहाड़ा। ठीक है, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा और देखूंगा कि तुम्हारे पास क्या तरकीबें हैं, फैंग जिंकी ने उपहास किया और सोचा। स्नैप। जब हान सेन ने ये कदम उठाया तो फैंग जिंकी बच नहीं सका, हालांकि इस बार वह पूरा ध्यान लगा रहा था। फिर से फैंग जिंकी ने हार मानने से इनकार कर दिया और सोचा कि उसने थप्पड़ क्यों नहीं टाला। जरूर हान सेन ने कोई चाल चली होगी। चलो इसे दिन का अंत मानते हैं। लाल हाथों के राजा के रूप में मैं आपको धमकाना नहीं चाहता। हान सेन ने ऊपर देखा और आह भरी। तुम्हें लगता है कि मैं पैसे नहीं दे सकता? अगले राउंड में फैंग जिंकी हान सेन के मुंह पर जोरदार तमाचा मारना चाहता था, लेकिन वह हारने वाला नहीं था। तो फिर मुझे दोष मत दो। हान सेन ने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। स्नैप, दोबारा, स्नैप, दोबारा, स्नैप, स्नैप, स्नैप। फैंग जिंकी पागल हो गया, इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह अपने हाथों को तेजी से हटा ही नहीं सकता। हान सेन तो बिल्कुल चालाक था। जब वह ध्यान दे रहा था तो हार कैसे सकता था? हालांकि फैंग जिंकी ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह थप्पड़ से बच नहीं सका। स्नैप, स्नैप, स्नैप। लिविंग रूम में धीमी आवाजें गूंजती रहीं। जूशी हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग जिंकी हार जाएगा, इतनी बुरी तरह से हारना तो दूर की बात है। वह हान सेन के लिए चिंतित थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे अपने भाई के लिए चिंतित होना चाहिए। जब फैंग जिंकी हान सेन के घर से निकला तो उसके हाथ पैरों की तरह सूजे हुए थे और उसका चेहरा गुस्से और शर्म से पीला पड़ गया था। जिंकी, जब तुम्हारे पास समय हो तो रेड हैंड खेलने आना। हान सेन ने हाथ में नकदी का एक ढेर लेकर फैंग जिंकी को अलविदा कहा। फैंग जिंकी हान सेन की बात सुनकर लगभग विमान से गिर गया। अगर मैंने फिर कभी तुम्हारे साथ धोखा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हान सेन ने और भी टिप्पणियां की, लेकिन विमान ने तेज आवाज की और पूरी गति से चला गया। 1 लाख आसानी से मिल जाते। उसकी बात मान लेनी चाहिए थी और हर राउंड में 1 लाख का दांव लगाना चाहिए था। हान सेन ने होंठ चाटे और पैसे लेकर अपने कमरे में चला गया। हान सेन अपने कमरे में लौट आया और स्काईनेट पर मिले लेख को पढ़ना जारी रखा। ये पोस्ट स्टील आर्मर शेल्टर के एक सदस्य ने बहुत पहले लिखी थी। एक बार एक जीव ने उसका पीछा किया और उसे डार्क स्वैम्प में भागना पड़ा। हान सेन डार्क स्वैम्प के बारे में जानता था। ये स्टील आर्मर शेल्टर से 200 मील से भी ज्यादा दक्षिण पश्चिम में था और इसमें बहुत सारे जहरीले जीव थे। लगभग कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि बड़े गिरोह भी डार्क स्वैम्प में कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। पोस्टर के अनुसार वह एक नाजुक स्थिति में था और उसे डार्क स्वैम्प में भागना था। सौभाग्य से वह अंततः डार्क स्वैम्प से निकल गया और बाहर निकल आया। दलदल से निकलने में उसे लगभग 6 महीने लग गए थे क्योंकि कीचड़ में धंसना आसान था। उसे हर तरह के खतरनाक जीवों से बचने के लिए बार बार अपना रास्ता बदलना पड़ता था। ये वाकई एक चमत्कार था कि वह बाहर आ पाया। पोस्टर में डार्क स्वैम्प में अपने अनुभव को साझा किया गया है। एक बार वह एक ऐसे जंगल में गया जहां पेड़ कम थे, लेकिन बहुत ऊंचे और घने थे, जिनके तने कई लोगों को अपनी बाहों में समेटने के लिए मजबूर कर देते। पेड़ों के नीचे की मिट्टी तरह तरह के खूबसूरत फूलों से ढकी हुई थी। जैसे ही पोस्टर को लगा कि वह दलदल से बाहर आ गया है, उसे पता चला कि यह दलदल में बस एक अजीब सा इलाका था। पेड़ों से लटके हुए बहुत सारे विशाल ततैया के घोंसले थे और उनमें से सबसे छोटा भी एक रानी आकार के बिस्तर के आकार का था।
घोंसले से उड़ते हुए प्रत्येक ततैया का आकार एक चमगादड़ जितना था। उसने एक ततैया को मारा था, इसलिए मन ही मन उसे पता चला कि उस ततैया का नाम ब्लैक स्टिंग है, जो एक प्रकार का आदिम जीव है। और वह भाग्यशाली था कि उसे उसकी पशु आत्मा मिल गई, जो एक तीखे और जहरीले तीर के आकार की थी। उस पशु आत्मा वाले तीर को बाद में किसी ने ऊंची कीमत देकर खरीद लिया। हालांकि वह जंगल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन जंगल में ही घूमने लगा। फिर भी उसने दूर से एक ऊंचे पेड़ पर एक घर जितना बड़ा ततैया का घोंसला लटका देखा। उस घोंसले से उड़ता हुआ काला डंक लाल रंग का था। उसने अंदाजा लगाया कि ये लाल ततैया उत्परिवर्तित काले डंक वाले कीड़े होंगे। उसने उस काले डंक वाले जानवर की आत्मा की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं, जो उसने उसे बेचने से पहले खींची थीं। दरअसल वह एक काला तीर था जिसका सिरा चूहे के आकार का था और गहरी चमक लिए हुए था। देखने से ही पता चल जाता था कि वह जहरीला है। ये बहुत अच्छा होगा, हान सेन ने सोचा। यदि यह पहले होता तो वह डार्क स्वैम्प में जाने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब उसके पास जानवर की आत्मा के पंख थे, इसलिए वह दलदल में उड़ सकता था। किसी भी खतरे की स्थिति में उसके पास कवच और खूनी कातिल भी था, इसलिए ये यात्रा बहुत जोखिम भरी नहीं होनी चाहिए। पोस्टर के अनुसार कीचड़ में छिपे जहरीले जीव सबसे खतरनाक थे और वहां ज्यादा उड़ने वाले जीव नहीं थे। उसने खुद भी कुछ आदिम सड़ांध वाले पक्षी ही देखे थे। मुझे अभी भी नहीं पता कि दलदल में जंगल कहाँ है। दलदल में जाने के बाद उसे ढूंढने में बहुत समय लगेगा, हान सेन ने सोचा। फिर उसने यात्रा रोक दी और लोहार का नंबर डायल करके उससे मिलने को कहा। जब वे दोनों तय जगह पर पहुंच गए तो हान सेन ने लोहार को टूटा हुआ तीर दिखाया और पूछा कि क्या वह उसे ठीक कर सकता है। लोहार ने उदासीनता से कहा, नहीं, आप किसी भी वेल्डिंग मशीन से इसके पुर्जों को जोड़ सकते हैं, लेकिन उनकी मजबूती और स्थिरता पहले जैसी नहीं रहेगी। तीर बेकार हो गया है। क्या आप इस सामग्री को पुनःचक्रित करते हैं? इसमें 1.2% जेड स्टील है, जिसका कुछ मूल्य तो है ना? हान सेन ने पूछा। $5,000, लोहार ने कहा। मैंने तीर 3 लाख में खरीदा था और जेड स्टील की कीमत केवल 5,000 है। हान सेन ने आंखें फैलाकर पूछा। या फिर आप इसे रख सकते हैं, लोहार ने सरलता से कहा। ठीक है, 5,000 ही सही। हान सेन ने मन ही मन कसम खाई कि वह अपने लिए एक जानवर जैसी आत्मा वाला तीर जरूर हासिल करेगा, क्योंकि जेड स्टील बिल्कुल भी किफ़ायती नहीं था। वसु शियाओकियाओ से पहले ही जान चुका था कि जेड स्टील की विनिर्माण लागत वास्तव में अधिक नहीं थी और यह केवल एकाधिकार के कारण महंगी थी। हान सेन ने तीर के हिस्से लोहार को दे दिए, जिसने बदले में उसे 5,000 का नोट दिया। हान सेन ने पैसे रख दिए और पूछा, क्या आपके पास बेहतर जेड स्टील के तीर हैं? जब उसने बैंगनी पंखों वाले ड्रैगन पर तीर चलाया तो तीर सिर्फ 3-4 इंच गहराई तक गया और ड्रैगन फिर भी गिरकर मर गया। अगर वे समतल जमीन पर होते तो वह ड्रैगन को किसी भी तरह नहीं मार सकता था, इसलिए हान सेन इस तीर से संतुष्ट नहीं था। नहीं, मेरे पास 5% जेड स्टील वाला एक खंजर है। तुम्हें वह चाहिए? लोहार ने उत्तर दिया। कितना? हान सेन जानता था कि 5% जेड स्टील ही समकालीन तकनीक की सीमा है। अगर जेड स्टील का प्रतिशत इससे ज्यादा हो तो अल्फा मिश्र धातु कांच की तरह भंगुर हो जाएगी। 3 लाख, लोहार ने कहा। 1.2% जेड स्टील वाले तीर के लिए 3 लाख और 5% जेड स्टील वाले खंजर के लिए भी इतनी ही कीमत। हान सेन ने लोहार की ओर हैरानी से देखा। लोहार ने बताया, खंजर बनाने की तुलना में तीर बनाना अधिक कठिन था। ठीक है, हान सेन ने खंजर का आकार पूछने के बाद पैसे सौंप दिए। लोहार की कीमत ज्यादा थी, लेकिन आम दुकानों की कीमतों से कहीं ज्यादा वाजिब थी, जहां 5% जेड स्टील वाला एक खंजर आसानी से लाखों में मिल जाता। इसके अलावा लोहार की कारीगरी भी लाजवाब थी, क्योंकि यह तीर स्टारलाइट के तीरों से कहीं बेहतर था। मेरे पास यह नहीं है, मेरे साथ आओ, लोहार ने कहा और गली में चला गया। हान सेन ने कुछ ब्लॉकों तक उसका पीछा किया और फिर एक जीर्ण शीर्ण भूमिगत गोदाम में पहुंचे, जहां हान सेन ने बहुत सारी विनिर्माण मशीनरी और उपकरण देखे, जिसमें एक बड़ी पंचिंग मशीन भी शामिल थी, जो एक छोटे विमान को कुचल सकती थी। गोदाम से होते हुए लोहार ने हान सेन को एक कमरा दिखाया। ये कमरा किसी शस्त्रागार जैसा लग रहा था और हान सेन दंग रह गया। अंदर विभिन्न प्रकार के हथियार बड़े करीने से सजाए गए थे, उनके चमकते ब्लेड खून की प्यास बुझा रहे थे। लोहार ने एक 8 इंच का खंजर पकड़ा और हान सेन की ओर फेंका। यही है, इसे ले लो और चले जाओ। हान सेन की नज़र कमरे की उत्तरी दीवार पर लगे चाकू पर पड़ी। चाकू का डिज़ाइन साधारण था, लेकिन उत्तरी दीवार पर सिर्फ वही एक हथियार था, जबकि बाकी 3 दीवारें अलग अलग हथियारों से ढकी हुई थीं। वह चाकू कितने का है? हान सेन ने उत्सुकता से पूछा। 100 मिलियन, लोहार ने ठंडे स्वर में कहा और हान सेन को बाहर धकेल दिया। 100 मिलियन? इसे बनाने में आपने कौन सी सामग्री इस्तेमाल की? हान सेन खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। 75% जेड स्टील, लोहार ने कहा। अगली बार जब आपको कुछ खरीदना हो तो सीधे यहाँ आइएगा। 75% जेड स्टील,
वो ज़रूर बड़ा चढ़ाकर कह रहा होगा। मौजूदा तकनीक के साथ हम 5% से ज़्यादा जेड स्टील वाला मिश्र धातु भी नहीं बना सकते। हान सेन ने मन ही मन फुसफुसाया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो वैसे भी इसे खरीदने वाला नहीं था। घर वापस आकर हान सेन ने ध्यान से खंजर की जांच की। लकड़ी के म्यान से उसे बाहर निकालते ही हान सेन को अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। खंजर 8 इंच लंबा था और उसकी धार पर लहरदार पैटर्न वाला हरा रंग था। ब्लेड का कोण बहुत छोटा था, लगभग 20 डिग्री। ब्लेड का किनारा प्याज के छिलके जितना पतला था और उसमें खून के दोहरे खांचे थे। हैंडल उच्च तकनीक वाली सामग्री से बना था और एर्गोनॉमिक डिज़ाइन था, इसलिए इसकी पकड़ आरामदायक थी। हान सेन ने अल्फा मिश्र धातु वाली तलवार निकाली और तलवार की कठोरता और मजबूती की परीक्षा लेने के लिए तलवार पर वार किया। 5% जेड स्टील वाली मिश्र धातु इस तलवार से कहीं ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, इसलिए ये टूटेगी नहीं। दरार, खंजर से तलवार 2 टुकड़ों में कट गई और उसका आधा भाग जमीन पर गिर गया। हे भगवान, हान सेन अचंभित रह गया। फिर उसे याद आया कि लोहार ने कहा था ये खंजर किसी मशीन के ब्लेड से बना है, यानी मिश्र धातु काटने के लिए। खंजर की धार की जांच करने पर हान सेन को कोई क्षति नहीं मिली। साले, मेरी तलवार! हान सेन को अचानक एहसास हुआ कि उसने एक ऐसे हथियार को नष्ट कर दिया है जो दुकान में 10 लाख में बिक सकता था और वह चीख पड़ा। उसने सोचा था कि खंजर तलवार पर निशान छोड़ देगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि खंजर इतना तेज होगा कि तलवार को काट देगा। हताशा में सिर पीटते हुए उसने अपने कॉमलिंग से रिंगटोन सुनी और स्क्रीन पर झांग डेनफेंग का नंबर देखा। उसने कॉल उठाया। सेन, ट्वाइलाइट में आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है, झांग डेनफेंग ने उत्साहित होकर कहा। क्या उपहार? हान सेन ने पूछा। यहाँ आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, फिर मिलेंगे, झांग डेनफेंग ने हान सेन को असमंजस में डालते हुए उत्तर दिया। हान सेन ने अपना पहनावा बदला और ट्वाइलाइट टैवर्न चला गया, जहाँ झांग डेनफेंग अक्सर उसे ले जाता था। यहाँ परोसे जाने वाले व्यंजन स्वादिष्ट थे और सजावट लाजवाब थी। जब वह आरक्षित निजी कमरे में पहुंचा तो हान सेन वहां हान हाओ को देखकर हैरान रह गया। हान हाओ ने उसे देखा और बहुत असहज लग रहा था। हान हाओ ने जबरदस्ती मुस्कुराकर नमस्ते कहा। हान सेन ने उसे देखकर मुस्कुराया और फिर झांग डेनफेंग ने उसे एक तरफ खींच लिया। एक निजी व्यक्ति होने के नाते हान सेन ने सोचा कि अगर हान हाओ उसके साथ कोई संपर्क नहीं रखना चाहता तो ये बिल्कुल ठीक है और उसे इसके बारे में कोई बुरा महसूस नहीं हुआ। झांग डेनफेंग ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और हान सेन को सोफे पर बैठने को कहा। झांग ने एक सफ़ेद कृपाण दांतेदार बाघ जानवर आत्मा को बुलाया, जो उसके हाथों में एक तेज चाकू में बदल गई। चाकू से कुछ करतब दिखाते हुए उसने गर्व से पूछा, सेन, मेरी नई प्राप्त हुई उत्परिवर्ती जानवर आत्मा के बारे में तुम क्या सोचते हो? एक शब्द, कमाल है। हान सेन ने उसे अंगूठा दिखाया। हान सेन काफ़ी समय से एक म्यूटेंट बीस्ट सोल हथियार चाहता था, लेकिन हाल ही में उसे बीस्ट सोल के साथ कोई सफलता नहीं मिली। पुराने दोस्त, अब मेरे पास एक नया चाकू है, इसलिए मैं अपना पुराना हथियार तुम्हें देना चाहता हूं, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो। झांग डेनफेंग ने हान सेन को एक अल्फा मिश्र धातु वाली तलवार थमा दी। हान सेन उस तलवार को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, जो उसी शैली की थी जिसे उसने अभी अभी काटा था। ये तलवार! हान सेन भावुक हो गया। झांग डेनफेंग उसका इतना प्यारा दोस्त था कि वह उसे $10 लाख की कीमत का हथियार भी दे सकता था। इससे पहले कि हान सेन कुछ कह पाता, निजी कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया और गहनों से लदी एक मोटी औरत अंदर घुस आई। बेटा, जब तुम यहाँ आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था। जब मैंने तुम्हें मिस्टर हु के भोज में चलने के लिए कहा था, तब तुमने कहा था कि तुम्हें ज़रूरी काम करने हैं। तो इसे तुम ज़रूरी काम कहते हो? इन लड़कों के साथ घूमने से तुम्हें क्या हासिल होने की उम्मीद है? मिस्टर हु ने अपने बेटे के दोस्तों को बुलाया है, जो सभी रोका ग्रह के युवा नेता हैं। भविष्य में सफल होने के लिए तुम्हें उनसे दोस्ती करनी चाहिए। हान युमेई ने हान हाओ पर धावा बोला और उसे बाहर निकाल दिया। माँ, मैं। जब तक हान हाओ समझाना चाहता, उसे कमरे से बाहर खींच लिया गया था। बस करो, सनवुड माइनिंग के युवा मास्टर लिन बेफेंग भी यहाँ भोज में हैं। मैंने सुना है कि वह भी इस समय स्टील आर्मर शेल्टर में हैं। अगर तुम दोनों में अच्छी बनती है तो शेल्टर में तुम बहुत अच्छा करोगे, हान युमी ने कहा। हान हाओ थोड़ा उदास था। वह हान सेन के साथ रिश्ते सुधारने और अपने संबंधों का इस्तेमाल करके किनशुवान के स्टील आर्मर गैंग में शामिल होने आया था। हान युमेई के शब्दों ने इसे असंभव बना दिया था। हान हाओ ने सोचा कि हान सेन जरूर किनशुवान के साथ सो रहा होगा ताकि वो वहां पहुंच सके, वरना वो लुओ त्यानयांग का सामना कैसे कर पाता और बुलसाई में भर्ती कैसे हो पाता। हालांकि हान हाओ को अपने चचेरे भाई जैसे जिगोलो से नफरत थी, फिर भी वह हान सेन के संपर्कों का इस्तेमाल करके खुद स्टील आर्मर गैंग में शामिल होना चाहता था। इसीलिए वह भोज में नहीं गया और झांग डेनफेंग की सभा में आ गया। हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर हु का भोज भी इसी इमारत में था और हान युमेई ने उन्हें देखा था।
इसलिए उसके पास हान सेन के साथ अपने रिश्ते सुधारने का समय नहीं था। कोई बात नहीं, सनवुड माइनिंग के युवा मास्टर लिन बेइफेंग मेरे आश्रय में हैं और अब वे भोज के लिए गृह रोका आए हैं। ये वास्तव में एक शानदार अवसर है। मैंने सुना है कि वह एक नए व्यक्ति हैं और पानी की तरह पैसा खर्च करते हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि मैं उनके साथ घुल मिल सकूं, हान हाओ ने सोचा जैसे ही उसने अपने कपड़े ठीक किए और हान अयुमी के पीछे भोज कक्ष में चला गया। तुम्हारी चाची बहुत ही अपमानजनक है, झांग डेनफेंग परेशान था। कोई बात नहीं, वे मेरे लिए अजनबी हैं, हान सेन ने लापरवाही से कहा। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, ये लिन बेइफेंग कौन है जिसके बारे में वह बात कर रही थी? हान सेन लिन बेइफेंग नाम के एक आदमी को भी जानता था जो पहाड़ों से होते हुए स्टील आर्मर शेल्टर में पहुंचा था। हान सेन ने उसकी जान भी बचाई थी। बस एक भाग्यशाली आदमी। झांग डेनफेंग ने हान सेन को सनवुड माइनिंग के बारे में बताना शुरू किया। सनवुड माइनिंग पहले कई खदानों वाली एक छोटी कंपनी हुआ करती थी और बाद में उन्होंने अपना कचरा जमा करने के लिए एक कचरा गृह खरीदा जहां उन्हें ढेर सारे कीमती खनिज मिले। 20 वर्षों के भीतर उस ग्रह पर खोजे गए दुर्लभ खनिजों को बेचकर सनवुड माइनिंग एक प्रमुख अंतर्गृहीय खनन समूह बन गया जिसके प्रमुख लिन बेइफेंग के पिता थे। लिन बेइफेंग अभी अभी परमेश्वर के पवित्र स्थान में आया था और अपनी उदारता के लिए जाना जाता था। इसी वजह से कई लोग उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छी किस्मत, हान सेन ने आह भरी। जिंदगी ऐसी ही है, उसने अरबों शुक्राणुओं को मात देकर ही वह मुकाम हासिल किया होगा जो वह है। झांग डेनफेंग मुस्कुराया और बोला, लेकिन सनवुड माइनिंग की यहाँ रोका ग्रह पर कोई सुविधा नहीं है। वह यहाँ क्या कर रहा है? उसी इमारत के भोज कक्ष में सामाजिक अभिजात वर्ग के लोग बातें कर रहे थे और शराब पी रहे थे, जिनमें से कई लोग 30 की उम्र में ही द्वितीय ईश्वर के अभयारण्य में प्रवेश कर चुके थे। हालांकि भोज का केंद्र एक 16 वर्षीय किशोर था। यदि हान सेन यहाँ होते तो वे पहचान लेते कि वह किशोर लिन बेइफेंग था जिसे उन्होंने बचाया था। लिन बेइफेंग सभी मेहमानों का शानदार ढंग से स्वागत कर रहे थे। उनके अच्छे व्यवहार से कोई यह नहीं सोच सकता था कि वे कोई नवधनाढ्य हैं और कई सामाजिक लोग उनकी ओर आकर्षित थे। हान युमेई और हान हाओ लिन बेइफेंग से बात करना चाहते थे लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिला क्योंकि भोज में उनसे ज्यादा ताकतवर लोग मौजूद थे और हर कोई लिन बेइफेंग से बात करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बीच में आकर इन लोगों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की। भोज समाप्त हो गया था। जब लिन बेइफेंग इमारत से बाहर निकल रहे थे, उन्हें अंततः एक अवसर मिला और वे उनसे संपर्क करना चाहते थे। तभी हान सेन और झांग डेनफेंग भी वहां आ गए। हान हाओ को देखकर झांग डेनफेंग उनका अभिवादन करना चाहते थे, इसलिए हान सेन को उनके पीछे जाना पड़ा। झांग डेनफेंग अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही हान युमी ने उसे और हान सेन को एक तरफ धकेल दिया और सख्ती से कहा, तुम दोनों मेरे बेटे से दूर रहो। खासकर तुम, हान सेन, तुम स्टील आर्मर शेल्टर में पहले से ही कुख्यात हो, इसलिए अपने चचेरे भाई को मत फंसाओ। ये भी मत कहना कि तुम उसे जानते हो, वरना मैं तुम्हारे परिवार के पीछे पड़ जाऊंगी। हान युमी फिर हान हाओ के साथ लिन बेइफेंग की ओर चला गया। झांग डेनफेंग दंग रह गया और हान सेन से पूछा, क्या आप और हान हाओ एक ही आश्रय में हैं? हान सेन ने सिर हिलाया, चलो एक शांत जगह पर चलते हैं और मैं तुम्हें समझाता हूँ। हान अयुमी की बातें सुनकर हान सेन को पता चल गया कि हान हाओ ने उसे स्टील आर्मर शेल्टर में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताया था। हान युमेई और हान हाओ आखिरकार लिन बेइफेंग के पास पहुंचने में कामयाब रहे। जैसे ही लिन बेइफेंग उनकी तरफ देख रहे थे, हान युमेई ने जल्दी से कहा, मिस्टर लिन, यह मेरा बेटा हान हाओ है। वह भी आपके जैसे ही आश्रय में है। लिन बेइफेंग ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने उसकी बात सुनी ही न हो और सीधे उसके और उसके बेटे के पास से निकल गया। हान युमेई हक्की बक्की रह गई और लिन बेइफेंग को जाते हुए देखती रही। लिन बेइफेंग तेजी से हान सेन और झांग डेनफेंग की ओर बढ़ा, जो अभी अभी जा रहे थे। उसने हान सेन का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, सेन, आखिरकार मैं तुम्हें पा ही गया। भाई, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। फिर लिन बेइफेंग ने हान सेन को जोर से गले लगाया। हान अयुमी और हान हाओ दोनों हैरान थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि लिन बेइफेंग हान सेन को कैसे जानती होगी और उसे भाई कैसे कहेगी। हान सेन ने लिन बेइफेंग को धक्का देकर दूर कर दिया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों हो? लिन बेइफेंग को जरा भी बुरा नहीं लगा और उसने झट से हान सेन और झांग डेनफेंग को सिगरेट की पेशकश की। उसने उत्साह से कहा, मैं तुम्हें ढूंढने आया था। मैंने सुना था कि तुम रोका ग्रह पर रहते हो, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन मेरे पास तुम्हारा पता नहीं है और मुझे इसके बारे में पूछने में कई दिन लग गए। अब मैं तुमसे मिल चुका हूँ, आगे से तुम मेरा ध्यान रखना। हान सेन ने देखा कि सभी लोग इस ओर देख रहे हैं और लिन बेइफेंग से कहा, चलो यहाँ बात नहीं करते, हम बाद में बात कर सकते हैं। हान सेन और झांग डेनफेंग बाहर गए और लिन बेइफेंग तेजी से उनके पीछे गया। सेन, मेरा विमान बाहर खड़ा है, चलो मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं।
हान अयुमी और हान हाओ ने लिन बेइफेंग को प्रसन्नतापूर्वक हान सेन के पीछे पीछे चलते देखा और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही सुंदर युवा स्वामी है जिसे उन्होंने भोज में देखा था। हान हाओ, क्या ये वाकई हान सेन ही था जो मिस्टर लिन से बात कर रहा था? हान युमेई को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और इमारत से बाहर निकलने के बाद उसने हान हाओ से पूछा। हान हाओ ने अपने दांत भींचे और कहा, हाँ ये वही है। आखिर क्यों मिस्टर लिन उसे जानते थे और उसका इतना सम्मान करते थे? हान युमेई ने पूछा। खैर, उसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है। वह तो बस एक जिगोलो है जो एक महिला के संपर्कों का इस्तेमाल कर रहा है। अपने चचेरे भाई को नीचे उतारते हुए हान हाओ ईर्ष्या से लाल हो गया। क्या क्या तुमने नहीं कहा था कि उसने स्टील आर्मर शेल्टर में एक शक्तिशाली महिला को नाराज किया था और उसे मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा था? हान अयुमी ने पूछा। अगर वह किनशुवान का प्यारा बच्चा नहीं होता तो मिस्टर लिन उसके जैसे किसी को कैसे जानते? हान हाओ ने फिर हान सेन के अनुभव को कड़वाहट से सुनाया और उसमें अपनी कल्पनाएं भी कहीं कहीं जोड़ दीं। कोई आश्चर्य नहीं कि वह $2 मिलियन लेकर आ सका। एक जिगोलो। मुझे हमेशा से पता था कि वह एक संकट है, हमारे नाम पर कलंक है। हमारे पूर्वजों को पता होता तो वे बहुत नाराज होते। हान युमेई ने क्रूरता से कहा। ईर्ष्या और घृणा से भरकर माँ बेटे इमारत से बाहर निकल गए। लिन बेइफेंग को हान सेन और झांग डैनफेंग के लिए विमान का दरवाज़ा खोलते देख उनके चेहरे और भी गहरे हो गए। लिन बेइफेंग से अलग होने के बाद हान सेन ने झांग डैनफेंग को कुछ संक्षिप्त स्पष्टीकरण दिया। हान सेन ने सब कुछ कम करके बताया और हान हाओ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर झांग डैनफेंग ने हान हाओ को बताया कि वास्तव में क्या हुआ था तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। झांग डैनफेंग ने सोचा कि वे हमेशा अच्छे भाई और दोस्त थे क्योंकि वे एक साथ बड़े हुए थे और निश्चित रूप से हान हाओ ने जो किया उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैग्लेव ट्रेन स्टेशन की ओर चलते हुए हान सेन सोच रहा था कि उसे डार्क स्वैम्प में अपने साथ क्या ले जाना चाहिए। वहाँ लगभग कोई मानवीय गतिविधि नहीं थी, इसलिए वह ज़रूर ढेर सारा शिकार लेकर लौटेगा। अगर वह जानवर की आत्मा वाला तीर न भी होता तो भी हान सेन वहां जाना चाहता। उसके पास अब पवित्र रक्त वाले जानवर की आत्मा के पंख थे और वह दलदल जो दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता था उसके लिए आसान था। हान सेन को अचानक एक गड़बड़ की आवाज़ सुनाई दी और सारी लाइटें चमकने लगीं। हैरान होकर उसने ऊपर देखा तो एक उल्कापिंड जैसा आग का गोला तेजी से आसमान से उसकी तरफ गिर रहा था। चेतावनी, चेतावनी, अज्ञात उड़ने वाली वस्तु का पता चला। टकराना। ग्रह की रक्षा प्रणाली का अलार्म कुछ देर तक बजने के बाद आग का गोला एक ऊंची इमारत से टकराया और फिर एक विस्फोट हुआ। बिजली गुल होने से चारों ओर अंधेरा छा गया। यहाँ तक कि धरती भी थोड़ी हिल गई थी। हान सेन ने ढही हुई इमारत की ओर देखा और देखा कि एक अजीब गोलाकार विमान इमारत से टकराया है, जिसका आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ है। चारों ओर जलती हुई लपटें और घना धुआं है। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। यह इलाका एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट था और जिस इमारत को टक्कर मारी गई वह स्कूल की मुख्य इमारत थी। इमारत से भागने वाले ज्यादातर लगभग 10 साल के छात्र थे। चूंकि यह एकीकृत अनिवार्य शिक्षा प्रणाली वाला एक पब्लिक स्कूल था इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं थी। विस्फोट के बाद तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। किसी कारण से बिजली गुल हो गई थी और स्वचालित अग्नि सुरक्षा प्रणाली भी ठप हो गई थी। अंधेरे में लोग केवल घटनास्थल पर लगी आग ही देख पा रहे थे। हान सेन ने विमान का रूप देखा और अचानक अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने पहले भी ऐसे विमान देखे थे। गोलाकार विमान वर्तमान मानवीय तकनीकों से परे था और इसे केवल अंतरतारकीय युग में मानव जाति के एकमात्र शत्रु क्षुरस द्वारा ही बनाया जा सकता था। शूरा नाम उन्हें मानव जाति द्वारा दिया गया था और उनका असली नाम केवल उनकी अपनी भाषा में ही वर्णित किया जा सकता था। शूरा पुरुष जैसे दिखते थे, सिवाय इसके कि उनके नर के सिर पर एक सींग होता था और मादा के सिर पर 2 सींग होते थे। शूरा पुरुष और महिलाएं बचपन से ही मुखौटे पहनते थे। उनके मुखौटे और सींग उनकी पहचान का प्रतीक थे। सदियों से मानव अंतरिक्ष में उनसे लड़ता रहा है। शुरुआत में चूंकि शूरा की शारीरिक बनावट और तकनीक दोनों ही श्रेष्ठ थी, इसलिए मनुष्य उनसे युद्धों में हारते रहे। लगभग 200 साल पहले मानव जाति ने ईश्वर के पवित्र स्थान की खोज की और इस दूसरी दुनिया में जीनो पॉइंट हासिल करना शुरू कर दिया, जिससे मनुष्यों की शारीरिक बनावट में काफ़ी सुधार हुआ। धीरे धीरे मनुष्य अपनी सीमा पर डटे रहने और शूराओं का सामना करने में सक्षम हो गए। रोका ग्रह एक व्यापारिक ग्रह था और युद्ध क्षेत्र के आसपास भी नहीं था। हान सेन को यहाँ शूरा विमान देखकर बहुत अच्छा लगा। वह रोका ग्रह पर पले बड़े थे और उन्होंने शूरा और शूरा विमानों को केवल समाचारों और स्काईनेट पर ही देखा था। जब हान सेन विमान को घूर रहा था तो उसने एक 7 साल की बच्ची को देखा जो ढही हुई इमारत पर लटकी हुई थी और उसके कपड़े इमारत से बाहर निकली एक स्टील की छड़ में फंसे हुए थे। उसने स्टील की छड़ को पकड़कर वापस इमारत में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी मजबूत नहीं थी। संघर्ष करते हुए उसके कपड़े स्टील की छड़ में फंसकर फटने ही वाले थे।
आंसुओं से लथपथ चेहरा और धूल और खून से सने हाथ, वह लगभग हताश थी। अगर वह इमारत के अंदर पहुंच भी जाती तो भी हर जगह आग लगी होती और उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। छोटी बच्ची धीरे धीरे अपनी ताकत खो रही थी और उसके कपड़े धीरे धीरे फट रहे थे। इतनी ऊंचाई से अधिकतम म्यूटेंट जीनो पॉइंट वाला एक वयस्क भी गिरकर मर सकता था, बच्चों की तो बात ही छोड़िए। बाम! छोटी लड़की के बगल में शूरा विमान का दरवाजा अचानक खुला और एक शूरा बाहर आया जिसके सिर पर एक सुनहरा सींग था और एक सफ़ेद मुखौटा था जिसने उसकी आंखों को छोड़कर पूरे चेहरे को ढक रखा था। शूरा मिश्र धातु कवच से बना एक टूटा हुआ सूट पहने हुए था और उसके शरीर से गहरे हरे रंग का खून बह रहा था। शूरा का रक्त मानव रक्त से भिन्न था और पित्त के समान हरा था, जो ये बताने का एक और तरीका था कि कोई व्यक्ति शूरा है या नहीं। हान सेन इस शूरा के रूप रंग को देखकर दंग रह गया। शूरा के मुखौटों की सजावट और सामग्री के पीछे कई अर्थ छिपे थे, लेकिन हान सेन को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हालांकि उसके सुनहरे सींग के रूप रंग से ही हान सेन को पता चल गया कि यह शूरा कोई साधारण नहीं है। शूरा के सींग उनकी पहचान का सबसे प्रमुख प्रतीक थे। उनके सींग 4 रंगों में थे: काला, सफ़ेद, सुनहरा और बैंगनी। काले सींग वाले आम नागरिक थे, सफ़ेद सींग वाले कुलीन वर्ग के थे, सुनहरे सींग वाले कुलीन वर्ग के थे और बैंगनी सींग वाले राजपरिवार के थे। इस यादृच्छिक विमान से एक शूरा अभिजात बाहर आया जिसने हान सेन को आश्चर्यचकित कर दिया। शूरा के हाथों में एक काला कटाना था। सभी शूराओं की शारीरिक बनावट बहुत अच्छी थी। कोई भी वयस्क शूरा हाथापाई में किसी भी मानव इवॉल्वर से मुकाबला कर सकता था। ज्यादा ताकतवर शूरा यहां तक कि पार करने वालों के स्तर तक भी पहुंच सकते थे। शूरा विमान से बाहर आया और उसने एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखा। आंखों में एक क्रूर चमक लिए उसने अपना कटाना उठाया और बच्ची के सिर पर वार कर दिया। हान सेन ने काले भरिंग, खूनी कातिल और बैंगनी पंखों वाले ड्रैगन को एक साथ बुलाया और खुद को सुनहरे कवच से ढके एक विशाल पंख वाले सेंटोर में बदल दिया और यहां तक कि उसके पंख भी सुनहरे कवच से ढके हुए थे। धमाका! विशाल पंखों ने उसे लगभग तुरंत ही इमारत के बीचों बीच पहुंचा दिया। एक हाथ से लड़की को पकड़े हुए हान सेन ने दूसरे हाथ से शूरा के कटाना का ब्लेड पकड़ लिया। अचानक ब्लेड के साथ खून बहने लगा।